बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह के साथ, नई किरणों के साथ, नई मोटिवेशन के साथ हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में। मैं हूं आपकी होस्ट शहर बानो आवान। और मैं हूं अजीम राना। वीकेंड के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड इंतहाई शानदार गुजरा होगा, अपने प्यारों के साथ गुजरा होगा और आज आपके दिन का आगाज़ भी भरपूर मुस्बत सोच के साथ किया होगा। और शहर बानो प्रोग्राम के आगाज़ में जब हमेशा से हम नसीहत करते हैं तो जी हाँ। आज मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की तो मैंने सोचा वो अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करें। बिल्कुल। वैसे आपके लिए भी ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा क्योंकि ज़्यादातर मैंने ख़वातीन को करते देखा ये, और वो ये है कि नाखून चबाना। वो जो अक्सर हमने देखा है लोगों ऐसे को नहीं होता, ऐसे नहीं होता। क्या पता वो आदत आप खुद ही कर रहे हो। ये बड़ी बुरी आदत होती है जी। और अक्सर हम लोगों को नाखून देखते चबाना? हैं। बिल्कुल, नाखून चबाना। आप अजीम राना अक्सर चबा रहे होते हैं ऐसे बैठ के। अच्छा, अब मैं आपकी वीडियो बना कर Unintentionally? दिखाऊंगी, अनइंटेंशनली। बार जब हम अपने व्यूवर्स को बताएं कि माहिरीन का ये बताना है कि ये इससे कई अमराज जन्म ले सकते हैं और मुंह और गले में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है और नाखून खाने से मुंह में बैक्टीरिया फैल जाते हैं, फिर दीगर जरासीम भी दाखिल होते अच्छा, ये हैं। वाहिद हैबिट है जिससे मैं दूसरे को कह भी देती हूँ कि आपको बड़ी गंदी हैबिट है। मतलब नाखून एक ऐसी चीज है जिसे देखिए आपका दिल मतलब वैसे खराब बड़ा होता अजीब है। लगता है ना बैठे हुए और आप आप बैठे बैठे नाखून ऐसे चबा ऐसे रहे ऐसे हैं ऐसे ऐसे और अच्छा, उस अजीब मशीन चल रही होती है मुंह के अंदर ना, वो सारे बैक्टीरिया ख्याल मुंह से- के अंदर ट्रांसफर हो रहे होते हैं, गले गले का इन्फेक्शन हो जाता है। इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचता है स्टमक को पहुंचता है। और नाखून की ये जो शक्ल सूरत हाल बता रहे हैं, ये बिल्कुल हाँ, तस्वीर भी आपके देख सकते हैं हाथ आप। के नाखून जो हैं वो भी सारी खराब होते डी हैं शेप हो जाते हैं। और साथ साथ आपको और भी कई तरह के इन्फेक्शन होने का खतरा है। तो डॉक्टर्स और माहिरीन जो एक्सपर्ट्स हैं वो मना करते हैं कि जी ये काम ना किया जाए तो बेहतर है। और वैसे मैंने ज़्यादातर लोगों को ये देखा है कि जब नर्वस होता है इंसान तो ही वो तो करते हैं। वो इस तरह से जो है ना वो अच्छा, नाखून कुछ लोग तो चबा ऐसे रहे हैं जो होते कि हैं। नर्वस होकर करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो खुश होकर भी करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉर्मली बस कुछ भी करने को नहीं है और बैठ के अपने नाखून ऐसे ऐसे चबा रहे हैं। मतलब वो सिर्फ एक आदत बन जाती है। हाँ, मेरी तो अपनी दोस्त को बहुत बुरी आदत थी, मैंने फिर उनकी आदत छुड़वाई। उनको मैंने डांट डांट के टपट टपट के मैंने कहा ऐसे नहीं करना, नाखून नहीं खाने, नाखून खराब हो गए हैं, ये तुम्हारे हाथ नहीं अच्छे लगते, इनमें नाखून है ही नहीं। अच्छा, आधे आधे नाखून खा जाते हैं। नॉर्मली जब हम इसको काटते हैं अपने नाखून को तो हम थोड़ा सा भी ज्यादा काटें, जहाँ हाँ, पे तो गोश्त वो आता है तकलीफ होती है, बिल्कुल शेप खराब हो शेप तो खराब होती है। वो लोग इतने लेकिन वही ना खवातीन तो ज्यादा कॉन्शियस होती है ना अपनी नेल शेप्स को लेके। और खवातीन भी बहुत खाती हैं, तो उसे बच जाए इससे। एक तो आपके हाथों की शेप खराब होती है, मतलब नेल्स की जो शेप है वो खराब होती है। दूसरा, आपको कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपको स्किन के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जी हाँ। आपको गले का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा आपको दांतों के जो मसाइल हैं वो भी हो सकते हैं। फ्लू, तो जो आजकल फ्लू बहुत ज्यादा हुआ है, हाँ। फ्लू भी इससे होता है। अच्छा, वो ये होता है ना कई बार कि हम लोगों के हाथ किसी ऐसी जगह पर लगे हैं जहाँ पे जर्म्स हैं, बिल्कुल। हमने हाथ सही तरह से नहीं धोए और उसके बाद अगर हम अनइंटेंशनली अपने नाखून चबा रहे हैं बैठ के Exactly. तो फिर ऑब्वियसली वो जरासीम वो सारा बैक्टीरिया आपके अंदर जा रहा है और वो सारी और बीमारियां इसलिए भी तो आ कहा रही जाता है कि आप इतने बड़े नाखून ना रखें। ये भी मना किया जाता है कि ये नहीं कि आप नाखून खाएं ना और आप इसके ऑपोजिट ये करें कि आप बड़े बड़े नाखून रखना शुरू कर दें। आजकल काफी ट्रेंड चला हुआ है, एक्रेलिक नाखून करवाते हैं, मतलब पूरे नेल्स आर्ट होता है हैं। पूरा हाँ, एक्रेलिक्स का। एग्जैक्टली। तो उनकी भी हिफाजत करनी चाहिए, सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। बैक्टीरियाज उनमें भी आते हैं, वो भी जब आप खाना खाते हैं या फिर घर में 100 काम करने पड़ते हैं जिनमें आप आटा भी गूंथते हैं, तो बिल्कुल दिल नहीं करता ऐसे शख्स के हाथों से रोटी खाने को वैसे ये जिसके तो बात इतने बड़े है, nails होते हैं। खवातीन क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने खाना पकाने का भी काम करना होता है घर जी पर। हाँ। तो अगर आपके नाखून गंदे रह जाएं और तो फिर मामला जो है वो मसाइल बढ़ जाएंगे। और मर्द हजरात के लिए भी इक्वल कि भाईजान अगर आप लोगों के भी नाखून गंदे हैं और आप उनसे वो नाखून चबाते हैं या आप तो- उन्हीं नाखून के साथ कोई खाना खाते हैं तो वो जितने भी जरासीम आपके हाथ वो में आपके आपके अंदर नेल्स में है जाएंगे। वो, तो एक तो सफाई का ख्याल रखें, दूसरा नाखून ना चबाएं। तो पाकिस्तानियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है, वो ये है कि पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भारत को शिकस्त दे दी है। वाह वाह। पाकिस्तान को 2023 से 2027 की मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफती तंजीम यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के तौर पर दोबारा मुंतखब कर लिया गया। बड़ी खुशखबरी है ये, बल्कि पाकिस्तान भारत को हरा कर वाइस चेयरमैन के तौर पर मुंतखब हो गया है। और इलेक्शन में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा 154 वोट हासिल किए हैं। यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की रुकनियत पाकिस्तान को अपने सिफारती ताल्लुकात को बढ़ाने और दीगर रुकन ममालिक से ताउन बढ़ाने पर भी बात है। जी और बिल्कुल, और बेहतरीन ये मौका है। बेहतरीन मौका है। और एक्चुअली में आपको इंटरनेशनल अरीना पे, इंटरनेशनल लेवल पे इसी तरह के जो मौके हैं वो मिलते रहने चाहिए। बिल्कुल। ये एक बड़ा कमाल कहते हैं ना, लिवरेज आपको मिलता है जिसमें आप जो बैन अल-अक़वामी बरादरी है, जो और दीगर ममालिक की अहम शख्सियात है उनके साथ बढ़ाने का जो है वो मौका होता है। बिल्कुल। और फिर आप जो अपना नज़रिया है, जो आपकी डिप्लोमेसी है, वो आप ज़्यादा मौसर अंदाज में अपनी दुनिया के सामने रख सकते हैं।
जितने भी ताकतवर ममालिक हैं, हम अगर आलमी मंजरनामे पर नजर डालें शहर बानो, तो वो यही करते हैं। बिल्कुल इंटरनेशनल डिप्लोमेसी क्या होती है? वो जी ये हाँ। होती है कि आप बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ उनकी मुलाकात आप का मौका रुकनियत, मिलता है। हाँ बिल्कुल, आप उनकी रुकनियत हासिल करने में कामयाब होते हैं। और फिर उसके बाद आप पाकिस्तान अपना की मौक़िफ़, जो जिम्मेदारियां हैं वो हैं जी, आपने असूलों की तरक्की करनी है, जिम्मेदारियां पूरी करनी है, आलमी तरजीहात को आगे बढ़ाना है, यूनेस्को के ज़ेरे इंतज़ाम प्रोग्राम्स और सरगर्मियों की मौसर निगरानी के लिए काम करना है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। एक अरसे के बाद ऐसी खबर सुनने को मिली है कि हमने भारत को सिफारती सतह पर, किसी सतह पर तो शिकस्त दी है। इंशाल्लाह कामयाबी नहीं जो नहीं, है हम वो लोग शिकस्त पाकिस्तान देते रहते हैं। हम रहेंगे। लोग हम लोग वैसे भी उन्हें शिकस्त देते ही रहते हैं। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। तो बहरहाल पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है आलमी सतह पर इस हवाले से। वैसे शहर बानो, जी हाँ। ये ड्यूरिंग वीकेंड्स आप पता है अखबार खंगालते रहते हैं बिल्कुल या ऐसे सोशल ही। मीडिया भी देखते रहते हैं, तो बड़ी बड़ी दिलचस्प खबरें जो है वो आंखों के सामने आती जी हाँ, जी हैं। हाँ। ये तो कुछ एक दो थी जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड थी, जो अब दिलचस्प की बारी आती है। हाँ, एक फनी न्यूज़ भी थी वैसे, आपको पता है? नहीं, मुझे अच्छा, वैसे मुझे थोड़ा सा बहुत टेस्ट लेना है। सारी थी, आप शेयर करें। मुझे ना एक छोटा सा टेस्ट लेना आपको। जी। और वो टेस्ट ये है कि आप इमेजिन कर लें कि आपने कोई क्राइम किया, छोटा मोटा, कोई चोरी डकैती, कोई छोटी मोटी सी। चोरी डकैती छोटी मोटी नहीं होती, चोरी डकैती चोरी डकैती होती है। छोटी सी कर लें, मतलब ओके। एक कह लें। आपका मैंने कुछ चुरा लिए। हाँ जी, चुरा लिया और मैंने आपके पीछे पड़वा दिया पुलिस। अब आपको छुपना है, आप कैसे छुपेंगी, कहाँ छुपेंगी, क्या आपका ज़हन काम मैं करता किसी है? ऐसी जगह पे जाऊंगी जहाँ पे पुलिस को नहीं पता होगा कि ये मेरे जानने वाले हैं, या फिर कहीं किसी ऐसे मकाम पर हाँ। जहाँ मुझे लगे कि ये जो आपको मुझे नहीं लगे पकड़ सबसे सकते। सेफ सिक्योर सबसे जगह, safest, यहाँ पे हाँ। मैं नहीं पकड़ी जाऊंगा। सेफेस्ट प्लेस, बिल्कुल। लेकिन आपको पता है एक साहब हैं, उन्होंने जिस जगह का इंतखाब किया छुपने के लिए ऐसे ही मामले में, किस जगह का? वो नहर में छुप गए जा। वो कहीं तैराकी तो नहीं जानते थे? डूब तो नहीं गए? उन्होंने सुना था डूबते को तिनके का सहारा। उन्होंने कहा चलो ये डूब सेट रहा है। हूँ। मैं रेल में कहीं डूबता डूबता ऐसी कोई हरकत करता हूँ, और ये तो ये वीडियोस भी पेशावर देख का सकते वाकया है? हैं। जी बिल्कुल जी, पेशावर में ना पुलिस एक मुलजिम को पकड़ने पहुंची है, तो गिरफ्तारी से बचने के लिए उन साहब ने ये किया कि नहर में छलांग लगा दी, और फिर जो पुलिस एहलकार है वो काफी देर तक खड़े रहे हैं इंतजार नहर के करते किनारे। रहे। उन्होंने इंतजार किया है कि ये कभी तो बाहर निकलेगा। और आपको पता है वैसे भी इतना ठंड का मौसम है, आप कितनी की देर पानी में रह सकते हैं। और छुप कैसे गए? बिल्कुल। अच्छा, वो पुलिस वाला भी अंदर नजर आ रहा है जिसको निकाल रहा है, और ये नहर तालाब नुमा नहर लग रही है मुझे। हाँ जी, ये कुछ और छोटी सी नहर नहर है, है। I think, हाँ, वहाँ पे कहीं लेकिन छुपे होंगे। स्टिल मतलब सर्दियों का मौसम है, प्रॉपर सर्दी आ गई है। नहीं, जब और आपको पता हो कि आप पकड़े जा रहे हैं, फिर आपको कोई ठंडी गर्मी नहीं लगती, फिर आप छुपते हैं बस। नहीं नहीं, ठंड तो लगती है, ठंड तो आपको हर हाल में लगती अच्छा, है। मुलजिम का जो नाम बताया जा रहा है वो अब्दुल्ला है, और उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, और मुतादिद वारदातों में ये पहले से मतलूब था। तो पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। वो छुप गया था नहर में अपने आप को बचाने के लिए। तो पुलिस की जानिब से ये इकदाम किया गया है कि वो इंतजार करते हैं जब तक वो नहर से नहीं निकलता, तब तक के हम उसको अच्छा, वैसे पकड़ के कितना फनी जाएंगे। लगा होगा, ये तो ऐसे ही है जैसे कि आप अक्सर हम इस मूवीज में देखते हैं बिल्कुल कि वो आप वहां पे छुप गया, फिर छुपने के नहर लिए के कहीं अंदर पे से अचानक बाइक निकल रही है, और वो बाइक ऐसे उड़ती हुई जा रही है, फिर वो बाइक उसके बाद डायरेक्ट लैंड करती है हेलीकॉप्टर अच्छा, पे। मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद ये साहब को स्विमिंग भी नहीं सही से आती होगी, हाँ, इसलिए क्योंकि वरना अगर ये इनको तैरना आता तो तैर तुर के आगे सुन नहीं करके निकल चले जाते। जाते हैं। अच्छा, ये तो होगी दिलचस्प खबर। अब हम शेयर करेंगे साइंस की दुनिया से खबर। साइंस की दुनिया में दिलचस्प खबर एक और है, वो साइंसी है, तरक्की भी साथ साथ चल रही है ना दुनिया में। बिल्कुल जरूरी है। अमरीकी माहिरीन ने तवील तहकीक के बाद इंसान की सांस की नालियों से हासिल किए गए खुलियों से इंतहाई छोटे जिंदा रोबोट तैयार किए हैं, जो 2 माह तक भी जिंदा रह सकते हैं और जिंदा रहने की सलाहियत रखते हैं। माहिरीन ने नन्हे रोबोट्स को जो नाम दिया है वो है एंथ्रोबॉट। उन्होंने कहा है जी कि इन रोबोट्स का नाम है और इंतहाई छोटे कीड़े मकोड़ों की तरह नजर आते हैं। उसका जो सैंपल है वो हम देख भी सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। लेकिन दिखा सकते हैं। ये शहर बानो जो मेडिकल की फील्ड है उसके अंदर एक इनकलाब बर्पा करेगा, इनकलाब क्योंकि बहुत उनका कह रहे हैं कि साइंटिस्ट बहुत से लेटेस्ट इलाज में ये मदद करेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, उनका ये कहना है कि जो खुलियों से छोटे छोटे खुलियों से जो छोटे नैनो रोबोट्स टाइप बनाए हैं ना, ये कई बड़ी मेजर सर्जरीज में हेल्प आउट करेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है जी साइंसी दुनिया से। और हमारी तो नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएं हैं पूरी मेडिकल फील्ड के लिए, क्योंकि जितनी जितनी नई नई इजादात आती जाएंगी, जितनी मुश्किल बीमारियों की जो है वो निकलता रहेगा। अच्छा, जैसे जैसे बीमारियां तब्दील होती जा रही हैं, और जैसे जैसे बीमारियों की नौयत में नई शक्लें तैयार करती जा रही हैं, उसके लिए बूस्टर्स तैयार किए जाते हैं, और एंटीबॉडीज के लिए भी तैयारी की जाती है। इसी तरह एक बेहतरीन तरीका है वैक्सीन। बिल्कुल, तो ये एक बेहतरीन तरीका है जिसमें वो सांस की नाली के जरिए इसी तरह के खुलिए हैं वो इंसानी बॉडी में भेजे जाएंगे और उनको इसी तरह से रिकवर किया जाएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं मुल्क की सियासत की जानिब।
तो सियासी जो सूरत हाल है वो भी दिलचस्प हुई हुई है। एक हाँ। तरफ तो नून लीग की जो बयानियां है उनको तश्कील देने में नून लीग कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ जो सियासी मुखालफीन है वो भी इन पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं ऐसे ही और उन्हें जनाब मुसलसल लाडला और सिलेक्टेड होने का जो इल्ज़ामात है उनका सामना करना पड़ा है नवाज शरीफ साहब को। बिलावल भुट्टो ये मुतालबा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ वोट की बेइज्जती करने के बजाय वोट को इज्जत दिलवाएं और फिर बैसाखियां तलाश ना करें और एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय अपने बलबूते पर इंतखाबात जीतें। और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि नून लीग के अंदर से ही आवाज़ें अब उठना शुरू हो गई हैं। जी हाँ। कहीं उनके अपने जो अहम रहनुमा हैं वही क्वेश्चंस करना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो लीगी रहनुमा है शाहिद खाकान अब्बासी, उनकी जानिब से एक इंटरव्यू में कुछ कहा गया, इस हवाले से भी हम सवाल करेंगे अपने गेस्ट से। और फिर दूसरी जानिब दानियाल अजीज साहब का जो एक मसला है वो भी बयान सामने सामने है। आया। उन्होंने भी बोला है कि जो महंगाई की सारी जिम्मेदारी है नून वो लीग आप पर है। पीडीएम पे तो नहीं डाल सकते, नून लीग भी उसका हिस्सा रही है। बिल्कुल। तो ये भी है जी। और इसके साथ ही साथ जो ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन है उन्होंने कहा कि इंतखाबात को सारी लेकर, सूरत हाल से इलेक्शंस में फर्क पड़ेगा, हाँ नून जी। लीग की साख जो है उसको नुकसान पहुंचेगा। पहुंच सकता है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर आसिफ किरमानी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। सियासी मुखालिफिन तो नवाज शरीफ पर लाडला और नून लीग के फेवरेट होने के इल्जाम लगा रहे हैं। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कह दिया है कि जब लाडले और फेवरेट का इल्जाम लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन में धांधली होने जा रही है। क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी तो कब से कह रही है कि हमें फेयर इलेक्शंस चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक तो बिलावल साहब की बात या इल्ज़ामात की बात है तो ये दिस इज़ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। बिलावल साहब 16 महीने इसी हुकूमत पीडीएम का हिस्सा रहे और शहबाज शरीफ की क़यादत में उनको फ़ख्र था और वो कहते रहे कि काश शहबाज स्पीड कराची में भी होती। अच्छा, और उस जमाने में वो महंगाई का जिम्मेदार, आप आर्काइव्स उठा के देख लीजिए, वो इमरान खान और उसकी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते थे, जो कि बात सही भी थी। तो मैं समझता हूँ कि ये जब इलेक्शंस आते हैं ना तो इस किस्म की एक सियासी हवाई फायरिंग जो ये शुरू हो जाती है, और खुसूसन जो लोग जिनके पास कारकर्दगी नहीं होती और या कारकर्दगी का बयानिया नहीं होता, कोई मुआशी बयानिया नहीं होता, वो फिर ये नॉन इश्यूज पर इल्ज़ामात की सियासत, मैं इसको ज़ाती तौर पर मुनासिब नहीं समझता। और मैं समझता हूँ कि उन लोगों के साथ पीडीएम की पार्टियों का एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। उन्हें चाहिए कि असल जो अवाम के इश्यूज हैं, जो गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और सबसे बढ़कर कि आपका जो मिडिल क्लास का पढ़ा लिखा यूथ जो है, एजुकेटेड यूथ जो अनएम्प्लॉयड है, भाई आप उसके लिए कोई रोड मैप दीजिए। ये मैं सब जमातों के लिए कह रहा हूँ, सब जमातों के लिए। क्योंकि देखिए, सियासत के डायनामिक्स जो हैं, जिनको उर्दू में गालिबन हरकियात कहते हैं, कि पॉलिटिकल डायनामिक्स जो है वो चेंज हो चुकी हैं। आज आपका जो वोटर है वो 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक है और वो हाथों में डिग्रियां लेकर खार हो रहा है, जिसके माँ बाप की सारी जिंदगी की कमाई जो थी वो उसकी तालीम की नजर हो गई है। आसिफ किरमानी साहब, आप जो बात आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो टॉप ब्रास है इस वक्त नून लीग की, उनको इदराक है इस सारी सूरत हाल का, क्योंकि एक मौसर बयानी अभी तक नून लीग का जो है वो सामने नहीं आया? देखिए, हमारा तो हमेशा नवाज शरीफ का जो मुआशी बयानिया ही रहा है, और मैं समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप को इस बात का इदराक है, और अगर नहीं होगा तो फिर ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक नुकसान होने का भी एहतमाल होता है। क्योंकि इस वक्त इशू जो है, इशू ये है कि लोग रोटी के लाले पड़े हुए लोगों को, और मुझे एक बात यहाँ करने दीजिए, जिन लोगों के लिए कायद आज़म जिन्ना ने, मैं तो बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि मेरे बुजुर्गों ने कायद आज़म के कदमों में बैठकर ये मुल्क हासिल किया, और जिन लोगों के लिए हासिल किया गया था वो तो मिडिल क्लास और गरीब थी, लेकिन इस मुल्क पर कब्जा कर लिया सियासी अशराफिया ने, और हमें इस प्रोसेस को रिवर्स करना है। मुझे इस पर वो मुनीर नियाजी साहब का शेर याद आ गया कि बना, यानी कि बना तो ये मिडिल क्लास और गरीब मुल्क के, गरीब क्लास के लिए था मुल्क, और अशराफिया इस पर काबिज हो गई। तो उस पर मुनीर नियाजी साहब ने फरमाया है, मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी
मगर उसको बसर उसने किया। कहने का मेरा मतलब ये है कि इट्स हाई टाइम नाउ। मानी साहब, ये दो पार्टीज जो है, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन्होंने ही ज्यादा वक्त पाकिस्तान में गुजारा है। हाँ जी। तो अशराफिया कौन है फिर? अशराफिया आप क्या एक माइंड सेट है जो हर शोबा है जिंदगी में मौजूद है, वो हर जगह मौजूद है। 2% जिसको पाकिस्तान ने अमीर से अमीर तर किया, माला माल किया, जो अमीर से अमीर तर हुआ और जो गरीब था वो गरीब से गरीब तर हुआ, मैं उसको अशराफिया बोलता हूँ। तो क्या ये माइंडसेट हमारी पार्टीज में पाया जाता है? जो टैक्स चोर अशराफिया है, जो कब्जा ग्रुप माफिया है इस मुल्क में जन्म ले चुका, मैं उसकी बात करता हूँ। सही। किरमानी साहब, हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पहले कहती रही है कि नून लीग जो है वो महंगाई लीग है और करार दिया गया उसको। अब दानियाल अजीज साहब ने भी महंगाई पर नून लीग को चार्जशीट दे दी है। क्या समझते हैं आप कि पीपल्स पार्टी के मौकिफ पर बोल रहे हैं दानियाल अजीज? देखिए, बिलावल साहब ने तो अपनी बात की नफी कर दी, या वो पहले ठीक कह रहे थे या आप गलत कह रहे हैं, या आप गलत कह रहे हैं और पहले ठीक कह रहे थे। वो तो ये सिलसिला चलता रहता है किरमानी साहब, पहले कुछ और बयान, मेरा जवाब शेरबानो बीबी सुन लीजिए। जी जी। बिलावल साहब तो पीडीएम की हुकूमत के दौरान इमरान खान और उसकी हुकूमत को महंगाई का जिम्मेदार ठहराते थे। पहले उनसे ये पूछा जाए कि वो बात ठीक थी, आज वाली बात ठीक है। दूसरी, जहां तक आपने दानियाल की बात की, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। अच्छा। उसकी वजह ये है कि ये यहां तक मैं जरूर कहूंगा कि जो भी ये मामला है, इन दोनों को बैठकर इसको एमिकेबली रिजॉल्व करना चाहिए। आपके पास कोई वाज़ेह सूरत हाल तो होगी कि मामला है क्या दानियाल अजीज साहब और एहसन इकबाल का आपस में कहा जा रहा है कि जी अपने मनपसंद जो शख्सियात हैं उनको टिकट दिलवाने का कोई मसला है अपने अपने इलाकों से? देखिए, जब इलेक्शंस आते हैं, पार्लिमानी बोर्ड बन जाते हैं, टिकटों के फैसले हो रहे होते हैं, तो इस किस्म की शिकायत, इस किस्म की तहफ़्फ़ुज़ात लोगों के दिलों में, दिमाग में जन्म लेते हैं। लेकिन उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि क़यादत का ये काम होता है कि वो जो भी मुंतखब करे, जिसको भी टिकट दे, वो अगर 10 लोगों ने अप्लाई किया है तो उनमें से जो बेस्ट है उसको मौका मिलना चाहिए। आसिफ किरमानी साहब, दूसरी जानिब एक तो चले महंगाई की बात है, दूसरा जो इल्ज़ाम लग रहा है या जो बात कही जा रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से ही, वो किंग्स पार्टी होने का एक तासुर है। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है जी लाडला प्लस। तो आपको क्या लगता है कि ये जो तासुर है, क्योंकि जिस तरह से रिलीफ उन्हें मिल रहा है, जिस तरह से अदालतों में उनको रिलीफ मिल रहा है, तो क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल को देखते हुए कि जो तासुर है लाडले होने का, ये खुद नून लीग के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? इसी बात का इंदिया तो खाकान अब्बासी साहब ने भी दिया। राना साहब, गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई और जिस अजियत से और झूठे और बेबुनियाद बोगस मुकदमों में उसे गुजारा गया, अब तो वो सारे शवाहिद भी सामने आ गए हैं। अरशद मलिक मरहूम का बयान, जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी का बयान, और फिर ये कि हालिया 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब की बेमोहर सबत कर दी है। और मैं ये समझता हूँ, आप मुझे बताइए कि अगर किसी शख्स के साथ उसकी जिंदगी के माहो साल कोई खा जाए, उसको नाजायज, उसको पनामा में तो नवाज शरीफ का नाम नहीं था, उसको ओकामा में निकाल दिया और एक झूठे केसेस से उसको गुजारा गया। अगर किसी भी शख्स भूल जाए वो नवाज शरीफ था, मैं तो यहां तक कहता हूं कि हर वो शख्स जिसके साथ इस मुल्क में जुल्म और ज्यादती हुई है, और अगर अदालतें उस जुल्म और ज्यादती का इजाला करती हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। अब इसको अब जो मर्जी पुकार लें, मैं कहता हूँ ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये पॉलिटिकल गिमिक्स हैं कि एक दूसरे पर सियासी इल्जामात लगाने। ये इलेक्शन के करीब ऐसा होता है, ये माइनर चीजें हैं। असल लाडला वो होगा, माय लास्ट कमेंट, असल लाडला का फैसला कि लाडला कौन है, उसका फैसला 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम करेगी। ठीक। अच्छा किरमानी साहब, पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और हमें इतराज़ात हैं क्योंकि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे। दूसरा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बार बार ये कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग सियासतदान हैं वो घर बैठें, वो रेस्ट करें, नई क़यादत को आने का मौका दें। ये किसको कह रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब?
ये तो बिलावल साहब खुद ही बताएं वो किसको कह रहे हैं। आपका ये तजुर्बा उनकी क्या कहता पार्टी, ये पार्टी का उनका अंदरूनी मामला। मैं नॉर्मली दूसरी पार्टियों पर बात नहीं करता, आपने मुझसे थोड़ी सी बातें करवा ली हैं, लेकिन ये उनका बड़ी होशियारी से आपने मुझे फंसा लिया है। लेकिन बड़ी मुश्किल मैं से ये आप हमें समझ मिले हैं, फिर अब हमने कुछ तो हाँ, सवाल करने थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तमाम जमातों को ऑन अ सीरियस नोट जी। कि अगर उनको कोई शिकायत है तो देखें, मुस्लिम लीग नून की तो हुकूमत नहीं है। अच्छा, और केयर टेकर्स का भी काम है टू फैसिलिटेट द इलेक्शन कमीशन। अगर उनको कोई लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से शिकायत है, अच्छे भले जलसे तो कर रहे हैं वो अपने, और अगर उनको कोई ऐसी शिकायत फरमाना है साहब, तो एक उसका बेस्ट सियासी फोरम जमात का तो एड्रेस उनकी जानिब से तो नहीं, उसका बारहा आप ये सुन लेना, शिकायत की जा रही है कि जी के नहीं करने दिए जा रहे कन्वेंशन। जी जी सुन लेना, जो भी बेस्ट फोरम है उसका इन सारी शिकायत का वो इलेक्शन कमीशन है। किसी जमात को भी अगर कोई शिकायत है तो उसको चाहिए कि वो फिल फॉर इलेक्शन कमीशन से राब्ता करे। इसमें हमारा क्या लेना देना जी। हम्म। अब आप किरमानी साहब, अभी नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं, ठीक है जी, फेयर ट्रायल चल रहा है, सबूत सामने नहीं आ रहे और वो बरी हो रहे हैं, फेयर इनफ, लेकिन ताहयात ना अहली की जो तलवार है वो तो अभी भी लटकी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि अगर 8 फरवरी इंशाल्लाह इंतखाबात जैसे होते हैं, तो इंतखाबात से पहले अगर ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होता, तो इस सिचुएशन में नून लीग से वजीर आजम के उम्मीदवार कौन होंगे? देखिए, ये मामला ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुका है। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी। पार्लियामेंट में जो एक्ट पास हुआ है उसके तहत नवाज शरीफ साहब की नाअहली की मुद्दत खत्म हो चुकी है। हम ये समझते हैं, बहरहाल अगर किसी को एतराज है तो अदालतें खुली हैं, और मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे, और अगर अवाम ने उनकी माजी की कारकर्दगी देखते हुए फैसला किया तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो उम्मीदवार होंगे, अगर कामयाबी अल्लाह ताला देता है तो नवाज शरीफ साहब ही होंगे। किरमानी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बार बार कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम को तब्दील करने की बातें हो रही हैं, ये सारी बातें सामने आ रही हैं। तो नून लीग जो है वो 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट करना चाहती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो बिलावल साहब को मुझे लगता है कि कोई वो ख्वाब देखते हैं उनको, और देखिए 18वीं तरमीम वो है जो पीपल्स पार्टी, PMLN और दीगर जमातों ने मिलकर बनाई थी, ठीक है। अब अगर किसी को उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसका बेस्ट फोरम है बयानबाजी नहीं, उसका बेस्ट फोरम है कि अगर कोई भी उसमें रद्द-बदल चाहता है या कोई किसी किस्म की कमी बेशी है, वक्त के साथ साथ जरूरतें बदलती रहती हैं, उसको बेहतर से बेहतरीन भी किया जा सकता है, या जो भी इसका फैसला जो है वो आने वाली पार्लियामेंट पे छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसके लिए अमेंडमेंट चाहिए और उसके लिए 2/3 अमेंडमेंट चाहिए। उसका वेट करना चाहिए उन्हें, हमें, जिसको भी अगर कोई चाहता है। PMLN को फिलहाल हमारे एजेंडे पे 18वीं तरमीम नहीं है जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ किरमानी साहब, आपने अपना खुसूसी वक्त निकाला सुनो पाकिस्तान दिया और इस वक्त जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है उस पर अपना तज्जिया दिया, अपनी राय दी, और बिलखसूस नून लीग का जो मौक़िफ़ है वो सामने रखा। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर हो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फ़लस्तीन की। तो गजा में एक हफ्ते की आरज़ी जंगबंदी के बाद इजरायली दहशतगर्दी फिर अरूज पर पहुंच गई है। एक बार फिर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम शुरू कर दिया गया है। गजा और दीगर इलाकों में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बारूद की बारिश कर दी गई है। सेहौनी फोर्सेस की जानिब से जबालिया और नसीरात पनाह गुज़ीन कैंपों, खान यूनस और रफ़ा बॉर्डर समेत मुतअद्दिद मकामात पर वहशियाना और अंधाधुंध बम बरसाए गए हैं, जिसमें दर्जनों अफराद शहीद हो चुके हैं। बमबारी में फ़लस्तीन के नामवर साइंसदान जो हैं वो भी और उनका पूरा खानदान शहीद हो चुका है, और अब तक जो हलाकतें हैं वो मजमूई तौर पर 16,000 का नंबर क्रॉस कर चुकी हैं। जी हाँ, और बताया जा रहा है ज़ख्मियों की तादाद 41,000 से बढ़ गई है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। आलमी अमूर के माहिर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, ये जो हालिया कशीदगी में इजाफा हुआ, बिलखसूस जो ह्यूमैनिटेरियन पॉज लिया गया वक्ती तौर पर, उसके बाद क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये जो चंद दिनों का तवक्कुफ किया गया जंग के दौरान, उसके बाद जो जितनी शिद्दत से इसराइल ने दोबारा से जुल्म का सिलसिला शुरू किया है, वो इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफदेह तो है, लेकिन हैरानकुन नहीं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब ये
टेम्पररी सीज फायर हुआ भी था, तो उसमें 3 चीज़ें जो थी वो इंश्योर करती थी कि शायद इसराइल दोबारा उसी जबरो इस्तबदाद का दोबारा मुज़ाहरा करेगा। पहली बात ये है कि बदकिस्मती से जिन ममालिक ने इस सिफारतकारी में अपना अहम रोल प्ले किया, वो नाकाम रही इसराइल को पाबंद करने में कि अगर वो दोबारा जंग शुरू होती भी है, तो वो टारगेटिंग के हवाले से जो यूज़ ऑफ फोर्स है वो सिविलियन ख़वातीन, बच्चों, अस्पतालों, कैंप्स, मसाजिद और चर्चेस पे ना करे, पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या वो फ़ौज के गज़ा की जो मकबूज़ा इलाके हैं, उससे इनखला के हवाले से कोई बात नहीं की थी। और तीसरी बात ये कि जो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ वगैरह की जो चीज़ें भी पहुंची थी गजा में, उनका भी पायदार सप्लाई को बरकरार रखने की कोई गारंटी इसराइल ने नहीं दी थी। इससे ये एहतमाल को मजीद तक़वियत मिलती है कि बुनियादी तौर पे ये एक फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का मंसूबा है जो पूरी आलमी बरादरी के सामने जारी और सारी। मोहम्मद अली साहब, इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने धमकी लगाई है कि हिज़्बुल्लाह के हमले जारी रहे तो गज़ा की तरह लेबनान को भी तबाह कर देंगे। नेतन्याहू की धमकी के तनाज़ुर में अगर हम देखें, कितना ख़तरनाक लग रहा है आपको ये सारा मामला, और कितना ये जो सूरत हाल है ये आलमी जंग की जानिब बढ़ती जा रही है? देखिए, इस जंग के 4 महाज़ हैं। एक महाज़ गज़ा है, दूसरा जो महाज़ है वो जो और कई बैटलफील्ड्स खुल रही हैं, जिस तरह आपने लबनान की सरहद का हवाला दिया हिज़्बुल्लाह के साथ। इस तरह आप जानती हैं कि सैकड़ों फ़लस्तीनियों को इसराइली शहीद कर चुके हैं वेस्ट बैंक में भी। उसके अलावा कल की रात की जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स है वो ये हैं कि हूतीज़ ने भी कई ड्रोन हमले करने की कोशिश की है, जिसमें अमरीकी बहरिया भी शामिल थी उनको शूट डाउन करने में। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि जो अमरीकी बेसेस हैं शाम में और इराक में, उन पे भी हमले जारी हैं मुख्तलिफ ग्रोहों की जानिब से। तो डेफिनेटली ये कॉन्फ्लिक्ट, पहली बात जो आपको रिकॉग्नाइज करनी चाहिए वो ये है कि ये सिर्फ गजा तक महदूद नहीं है, बल्कि ऑलरेडी इसकी इंटेंसिटी डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, शिद्दत डिफरेंट है, लेकिन ये 4-5 महाज बैक वक्त खुल रहे हैं। मोहम्मद अली साहब, तो अब इसका क्या हल नजर आता है? अब क्या करना चाहिए तमाम ममालिक को, बिलखसूस मुस्लिम उम्मा को मिलकर? देखिए, चूंकि आलमी बरादरी भी और मुस्लिम उम्मा इंतहाई गम गुस्से भी कर रही है, इसराइल पे दबाव भी डाल रही है, उसको कंडेम भी कर रही है, लेकिन देखें 2 बातें हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक सामने नहीं आ रही। एक तो ये कि माशी और दिफाई जो इमदाद है इसराइल को, वो अगर मुनक़ता हो तो फिर वो इसराइल को मजबूर किया जा सकेगा कि वो जंगबंदी पर मजबूर हो सके। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक देखें, चूंकि उसकी 14 अरब डॉलर की दिफाई इमदाद का अमेरिका ने ऐलान किया इस जंग के दौरान, और साथ ही साथ आप जानते हैं कि वो तमाम तर असलहा जो वो यूज कर रहे हैं वो इसराइल अमरीकी साख्त का है। तो असल जो जंग है सिफारती और सियासी महाज जो है ना, वो अमरीकी कांग्रेस और अमरीका है कि वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और जो दीगर सियासी मुखालिफिन हैं, क्या वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे ये दबाव डालने में और उसको कायल करने में कामयाब हो सकते हैं कि जनाब इस जंग में यकतरफा जो हिमायत है इसराइल की, ये आपके सियासी मुस्तकबिल के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकती है। मोहम्मद अली साहब, इस हवाले से भी कहिएगा कि हालिया जो है दिनों में हमने देखा है किताब भी छपी थी जिसमें तासुर दिया गया या ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि फ़लस्तीन को इजराइल जो है वो एक टेस्टिंग लेबॉरेटरी के तौर पर यूज़ करता है, जहाँ पर जो जदीद हथियार हैं उनका इस्तेमाल करके दुनिया को दिखाया जाता है और फिर जो इंटरनेशनल बायर्स हैं उनको ट्रैक किया जाता है। और हालिया दिनों में ये द गार्डियन में एक आर्टिकल भी छपा इसी हवाले से, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो सॉफ्टवेयर एक सिस्टम है उसको यूज़ किया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने टारगेट्स को सेलेक्ट करने के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ये दिफाई जो इंडस्ट्री है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इसको जो कहते हैं, वो इन तमाम जंगों में अपनी ना सिर्फ हथियारों की, नए हथियारों को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसकी कारकर्दगी जांचते हैं, बल्कि अगर उसमें कोई उनको कामयाबी होती है तो उसको एक मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के तौर पे भी यूज करते हैं कि देखें हमारा हथियार कितना मौसर था। ये इसका एक तकलीफदेह पहलू है। लेकिन मैं वो जो पॉइंट मेक करना चाह रहा था जो ज्यादा आपकी दिलचस्पी का बायस होगा वो ये है कि देखें ऑलरेडी अमेरिका के अंदर जो आइंदा आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें ऑपोजिशन पार्टी
और इवन जो डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर भी ये आवाजें उठ रही हैं, जिसकी वजह से शायद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए री-इलेक्शन कैंपेन में मुश्किलात पैदा हो, क्योंकि उन्होंने इतना खुल के इसराइल की बिल्कुल, उनकी हिमायत की है। मकबूलियत में भी लेकिन काफी कमी आई है। जी बिल्कुल, और जो मुसलमान वोट है, देखिए 70 लाख के करीब वहाँ मुसलमान भी हैं, हम्म। और उसके अलावा जो नॉन वाइट वोट है ना, जी। चाहे वो मैक्सिकन हो, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो अरब हो, चाहे वो साउथ एशियन हो, वो ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है डेमोक्रेट पार्टी का। जी। तो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेट पार्टी जिससे सदर बाइडेन का ताल्लुक है, उनके अंदर भी ये शदीद तशवीश पाई जाती है कि बाइडेन साहब जो है वो सियासी जो पार्टी का मुस्तकबिल है उसके लिए भी ये पॉलिसी मुनासिब नहीं है। जी। मोहम्मद अगर अली साहब, बिल्कुल एक और तरफा अंदाज एक और में इशू है इसराइल सर, को सपोर्ट जिससे किया मुतल्लिक मैं चाहता हूं कि आप रोशनी डालें उस पर, और वो है इकोनॉमी से रिलेटेड। कि अब पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो तो ऑब्वियसली मुतासर होगी इस जंग से, बिलखसूस पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि ये ट्रेंड है और इसको काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं कि वो कंपनियां जिनका कहीं ना कहीं ये ताल्लुक जाहिर किया जा रहा है कि ये ज्यू ऑपरेटेड हैं या इसराइल से इनका कोई ताल्लुक है, जिसमें फास्ट फूड की कई चेन्स हैं, वहाँ पे अवाम ने टोटल बायकॉट कर दिया है, लेकिन जो काम करने वाला अमला है वो पाकिस्तानी है। लोग इस हवाले से कई खबरें हम तक भी पहुंची हैं कि लोगों को उनके रोज़गार जो है वो कमाने में मुश्किल आ रही है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स एक सिचुएशन बन रही है, इसको किस तरह से देखेंगे आप? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, बात ये है कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, इस दुनिया में जो बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो खुराक प्रोसेस फूड बेचती हों, तेल बेचती हों, कोई भी बेचती हों, वो बुनियादी तौर पे ये जानना जरूरी है कि वो किसी एक मुल्क या मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग उसमें काम नहीं करते। जी। मैं खुद भी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में बहुत अरसे तक काम कर चुका हूँ, जिसके 150 ममालिक में ऑफिसेज हैं, जी। और उसका जो रेवेन्यू है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से डबल था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जी। सिर्फ ये बात करना कि सिर्फ उसका क्योंकि इसराइल और पाकिस्तान के बायलैटरल बाज़ाब्ता ताल्लुकात तो नहीं है, और ना कोई इसराइली कंपनी डायरेक्टली पाकिस्तान में एज एन इन्वेस्टर है। तीसरी बात ये कि जो दुनिया में मगरबी कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करती हैं, चाहे वो फूड चेन हो या प्रोसेस फूड हो, वो सिर्फ उनका मुनाफा या ओनरशिप इसराइल या यहूदियों की नहीं है, और वो शेयर होल्डर जो है उनके लाखों होते हैं, जी जिनमें बिल्कुल। उनके प्रॉफिट जब ये कैंपेन चलाई गई मोहम्मद अली साहब, वहाँ के ब्रांड्स के बारे में, कुछ फास्ट फूड ब्रांड्स जो बड़ा फेमस है, तो उस पर ये सोशल मीडिया पर उनकी जानिब से ये चीज़ सामने आई थी कि ये सिर्फ उन्हीं की जानिब से नहीं बल्कि इसमें पाकिस्तान का भी पैसा शामिल है और दीगर कुछ और भी लोग इसमें शामिल हैं। अच्छा, मैं जो लास्ट में आपसे कमेंट चाहती हूँ वो है ये कि फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में हमने देखा 2 से 4 इस्लामी ममालिक, जिनमें ईरान हो गया, तुर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया, या फिर कतर की जानिब से भी सालसी का किरदार अदा किया गया। इनके अलावा कोई ख़ास रद्द अमल हमने नहीं देखा किसी इस्लामी ममालिक का। तो 57 मुस्लिम मुल्क किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? देखिए, मैं मुख्तसर बताता हूँ कि जो 57 ममालिक की आपने बात की, हकीकत में इनके 3 ग्रुप्स हैं। एक वो ग्रुप है जो कि फ़लस्तीन के हवाले से एक नज़रियाती पोजीशन इसराइल के क़याम से आज तक उस पे बरकरार और कायम है, जिसमें पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, सऊदी अरब भी है, कुछ और उन्होंने इसराइल को एक गासिब रियासत समझा है फ़लस्तीनी टेरिटरी के ऊपर। दूसरा ग्रुप उन ममालिक का है जो कि बदकिस्मती से बतदरीज जिन्होंने सिफारती ताल्लुकात भी इसराइल से कायम किए, बल्कि सियासी, दिफाई और माशी ताल्लुकात भी बहुत बड़े पैमाने पे इसराइल से हैं। अच्छा, तीसरा ग्रुप जो है वो उन ममालिक का है, मुस्लिम ममालिक का, जो कि बतदरीज इब्राहिम अकॉर्ड के बाद इसराइल से नॉर्मलाइजेशन और रिकॉग्निशन की तरफ बढ़ रहे थे। तो इस जंग के नतीजे में मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है वो तीसरे ग्रुप के ऊपर पड़ा है, क्योंकि फौरी तौर पर इसराइल से उनके ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन जो है वो अब नजर नहीं आती है। लेकिन ये हकीकत है कि इस वक्त चंद ममालिक ऐसे रह गए हैं जो कि नजरियाती एतबार से इसराइल की मुखालफत भी करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करते और उसके साथ किसी किस्म का राब्ता नहीं रखते। तो ओआईसी की जब आप बात करते हैं तो उसमें कंसेंसस ना होना, इसराइल के ऊपर पाबंदियां ना लगना या अमेरिका के ऊपर दबाव ना बढ़ाया जाना, उसकी वजह यह है कि ओआईसी के अंदर मुस्लिम ममालिक में ये 3 ग्रोह मौजूद हैं, जो कि जिसकी वजह से मजमूई तौर पर इसराइल पर मुस्लिम ममालिक का एक बड़ा दबाव जो है वो मुश्किल नजर। ये मोहम्मद अली साहब बड़ी ज़रूरी बात की आपने कि जो मुस्लिम उम्मा है पहले तो उनको एक पेज पर आना चाहिए ताकि कोई डिसाइसिव फैसला हो सके। बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया।
और इस वक्त जो गजा में बिलखसूस है उस पर अपना तफसीली तज्जिया पेश किया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो जी अवामुन्नास के लिए खबर है कि अब चिंची रिक्शा वाले हो जाएं खबरदार, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में गैर मंजूर शुदा चिंची रिक्शे बंद कराने का असूली फैसला कर लिया है। और पंजाब के निगरान वजीर बराए ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद के मुताबिक चिंची रिक्शों को 30 दिन की वार्निंग दी गई है। गैर कानूनी मोटरसाइकिल और लोडर रिक्शा बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। गैर मंजूर शुदा रिक्शों को पहले बड़े शहरों में बंद किया जाएगा और दूसरे मरहले में छोटे शहरों और फिर दई इलाकों में बंद किया जाएगा। तो चिंची रिक्शे की आइंदा मैन्युफैक्चरिंग पर पाबंदी होगी। चिंची रिक्शे की रजिस्ट्रेशन के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रेगुलराइज किया जाएगा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान। मोहम्मद लुकमान, बताइएगा, पंजाब हुकूमत गैर मंजूर शुदा रिक्शों को बंद कर रही है, रिक्शा मालिकान जो हैं उनका इस बारे में कोई मौक़िफ़ सामने आया? जी बिल्कुल, एक जो रिक्शा मालकान का तो यही कहना है कि चूंकि उनका रोजगार से जुड़ा हुआ है तो इसलिए जो हुकूमत जो थोड़ा सा इसे डिले करे, इसे फेज आउट करे तरीके से, पहले इनको मौका दे कि वो कोई मुतबादल कारोबार शुरू कर सके। लेकिन जो अगर यहाँ पे चिंची रिक्शे की हिस्ट्री में जाए लाहौर में तो तकरीबन 80,000 रिक्शा है लाहौर की सड़कों पर, जिनमें से सिर्फ 20% ऐसा रिक्शा है जो कि रजिस्टर्ड है, जिनके लोगों जो कह लें कि रजिस्टर्ड भी। और सेकेंडली जो सबसे बड़ा मसला है वो इनके ड्राइवर्स हैं जो चलाने वाले, और अक्सर अंडर एज हैं। बहुत सारे ऐसे ड्राइवर हैं जो कि 18 साल से कम उम्र के, और ख़ास तौर पे जब से अफनान केस सामने आया DHA वाला, उसके बाद पुलिस भी इनके बारे में काफ़ी। कितने % लोग इससे मुतासिर होंगे? यकीनन एक बहुत बड़ी तादाद है। ये रिप्लेसमेंट थी टांगे की। अगर आप देखें तो लाहौर की सड़कों पर सन 2000 तक 1999 तक टांगे चलते थे, उसकी ये रिप्लेसमेंट थी। चिंची पहली कंपनी थी जो आई। अगरचे इस वक्त जो जितने मोटरसाइकिल रिक्शा हैं चिंची के बहुत कम है, लेकिन एक नाम बन गया जो कि पहली कंपनी चिंची थी तो उसकी वजह से उसका नाम है। अब इसका देखें, अगर पोल्यूशन में देखें, जो एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का एक स्टडी है, तो तकरीबन जो है इसके जो कंट्रीब्यूशन है चिंची रिक्शा और जो मोटरसाइकिल है उनकी 63% है जो कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट। तो लुकमान, फिर इसका ये मतलब है कि अगर इन मोटरसाइकिल रिक्शों को बंद किया जा रहा है तो इसकी बुनियादी वजह फजाई आलूदगी की है, मतलब उसमें कमी लाने के लिए इनको बंद किया जा रहा है। यकीनन ये एक फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है कि साफ ज़ाहिर है कि जब एक मेंटेनेंस ही नहीं कराते वो लोग, अब उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। सेकंड जो चीज़ है पेट्रोल का जो इस्तेमाल है पाकिस्तान में ओवरऑल ही वो कोई इतना बहुत बेहतर नहीं। यूरो 5 तो बहुत कम इस्तेमाल होता है जो इंटरनेशनली होता है, तो ये एक फैक्टर वो भी है। तो इस वजह से जो एक तासर भी बना हुआ है कि चिंची जो है उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मेंटेनेंस कोई नहीं है, कोई ख्याल नहीं किया जाता। लुकमान, इस पॉलिसी पर फिर अमल दरामद कब से शुरू होगा? मतलब फौरी तौर पर ही इस पर अमल दरामद होगा और ये रिक्शे बंद कर दिए जाएंगे? क्योंकि बात तो ठीक है, एक बड़ी तादाद है कि जो रोजगार कमाती है इस तरीके से, तो वो उनकी जो सारी फैमिलीज डिस्टर्ब होंगी। तकरीबन आप समझे कि 1 लाख अफराद जो है वो तो डायरेक्ट वही है जो चलाते हैं, 80,000 के करीब, और एक बहुत बड़ी तादाद वो है जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम इसके साथ जुड़ी होगी, जैसे रिक्शा बनाने वाले जो लोग रिक्शा चला रहे हैं, जो रिक्शा ड्राइवर हैं, उनको तो नुकसान होगा ही होगा, उनके घर का रोजगार बंद होगा। उसके साथ ही साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिक्शों में सफ़र करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, उनको भी इससे नुकसान होगा। तो इस सारी सूरत हाल में रिक्शा यूनियन की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने है? देखिए, एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपके पास कोई और ट्रांसपोर्ट लाहौर में है ही नहीं। जी हाँ। टांगे होते थे, वो गए तो ये आ गए। अब सूरत हाल ये है कि आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतनी है नहीं जो कि कैटर कर सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी है नहीं कि जो सफरी सहूलियात हैं कैटर किया जा सके। लुकमान, बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम डेवलपमेंट उससे मुतल्लिक आगाह किया। तो यहाँ पर शहरबानो ब्रेक लेंगे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आए हैं और अब हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताएंगे जो सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड में रहती हैं। सहाफ़त, सियासत, फिल्म मेकिंग और बुक राइटिंग में अपनी इनफरादी पहचान रखती हैं। उन्होंने जो भी शोबा अपनाया अपनी सलाहियतों का खूब लोहा मनवाया। हम बात कर रहे हैं रेहाम खान साहिबा की, जिनकी पाकिस्तान वापसी हो चुकी है। बिल्कुल, पाकिस्तान वापस आ चुकी हैं। उन्होंने सुनो डिजिटल पॉडकास्ट में ख़ुसूसी बातचीत की है
और जिसका एक हिस्सा कल नशर हो चुका है, आज एक हिस्सा जो है वो नशर होगा। और उन्होंने क्या ख़ास बात की, क्या इंकशाफात किए, आइए देख लेते है कि आप दोबारा मेन स्ट्रीम मीडिया ज्वाइन करने जा रही हैं, क्या करना चाहती हैं? अच्छा, बातचीत तो चल रही है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो तब 3+1 और इस किस्म की चीज़ें तो मैं करना नहीं चाहती। बहुत सी जो डेली न्यूज़ होती है वो तो डेली न्यूज़ ही नहीं है। जो हैशटैग ट्रेंड्स चल रहे होते हैं वही 3-4 लोग रोज़ वही। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मेरा एजेंडा जो है वो बड़ा क्लियर है। वो ये है कि जो 24 करोड़ अवाम हमारी है, उसकी जो मसले हैं ना, वो जो अशरफिया के मसाइल हैं ना, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मेरा ख्याल है कि हमारी अवाम को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है, चीफ मिनिस्टर कौन बन रहा है। उनका इंटरेस्ट ये भी नहीं है कि इलेक्शंस कब हो रहे हैं, किस वक्त हो रहे हैं, 8 को हो रहे हैं, फिर 18 क्या को। इंटरेस्ट है? भूख, रोजगार, बिजली के बिल, बच्चों की तालीम के लिए अखराजात उठाना मुश्किल हो गया लोगों का। लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। ये लोगों के मसाइल हैं। एंड आई थिंक कि दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ सहाफ़त कह लें, जिसको मैं ग्रास रूट्स रिपोर्टिंग कहती हूँ। मैंने हमेशा ये ज़्यादा इंजॉय की। तो अगर तो इस किस्म का कोई मीडिया का रोल हो जिसमें हम जो एक्चुअली जहाँ लोगों की जो मसाइल हैं उनको एक आवाज़ दी जाए, यू नो, रादर दैन कि मैं बैठ के लेक्चर दूँ और भाषण दूँ। ये जो हमारे सूडो इंटेलेक्चुअल्स बन गए ना, जो बड़ी बड़ी गोल्ड रोलेक्स पहन के टीवी पे और बड़े एक्शन बना के बता रहे होते हैं, हाँ ये वाला जो है कि ये तो बैठने का जो तरीका है, जो मगरबी अंदाज में हमारी ख़वातीन भी और मर्द हजरात, और फिर हमें दे टॉकिंग एट अस, दैट हैज़ टू स्टॉप। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक क्या करे, पब्लिक को एक्सेस ही नहीं है इन मसाइल पे। मैं चाहती हूँ कि अवाम बात करे। ठीक है, मैं एक वसीला बन सकती हूँ, क्योंकि देखिए मैं भी तो, ऑल्दो मैं समझती हूँ कि मैं लेटेस्ट ये जो माशरा इसका हिस्सा नहीं हूँ। आई थिंक कि ये लेकिन ऑफ कोर्स आई हैव हैड अ वेरी प्रिविलेज्ड लाइफ। मैंने तो नहीं किसी टाट के स्कूल में तालीम हासिल की। मैंने तो नहीं किसी ऐसे मोहल्ले में परवरिश हुई जहाँ नाली का पानी बच्चे पी रहे हैं। आप शुरू से प्रिविलेज थी। हाँ, तो मैं तो नहीं उनकी नुमाइंदगी कर सकती। ये अवाम बता सकती है ना कि उनके मोहल्ले में क्या हो रहा है। ठीक है, ये वी नीड टू टॉक अबाउट दैट। फॉर मी ये सहाफत होनी चाहिए, फॉर मी ये सियासत भी ये होनी चाहिए। सही हो गया जी। बड़ी दुरुस्त निशानदेही करवाई है जी। इस पॉडकास्ट के अंदर बड़ी ज़रूरी बातें हुई रेहाम खान साहिबा की जानिब से। राइटली उन्होंने पॉइंट किया है कि आम आवाम की बात कहीं नहीं हो रही, और आम आवाम की बात करनी चाहिए, सहाफ़ियों को भी और सियासतदानों को भी। और ये पहला हिस्सा था उस पॉडकास्ट का जो नशर किया जा चुका। दूसरा हिस्सा आज नशर होगा, तो आप वो भी देखिएगा। यकीनन उसमें भी मज़ीद दिलचस्प बातें वो सामने आएंगी। और हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक रेहाम खान साहिबा को। और ये जो पॉडकास्ट है ये आप सुनो के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, या वहाँ पर पहला हिस्सा नशर हो चुका है। दूसरा हिस्सा जो है वो आज नशर होगा। और बड़ी अहम बातें की हैं, बड़ी अहम बातों की जानिब रेहाम खान साहिबा ने निशानदही किया। अहम बात से एक और अहम बात आप तक पहुँचाते हैं कि रोशन मुस्तकबिल की तलाश में नौजवान बैरून मुल्क जाने के लिए अपनी जमा पूंजी तक दाव पर लगा देते हैं। मगर कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो अपनी नौकरियां ही दाव पर लगा रहे हैं। तो इस वक्त हम आपको कौमी एयरलाइन PIA के एक फ़ज़ाई मेज़बान के बारे में बताते हैं जो कनाडा में लापता हो गए हैं। स्टीवर्ड अयाज कुरैशी PIA की परवाज़ PK 784 के ज़रिए कनाडा पहुंचे और वहां जाकर गायब हो गए। इस फ़ज़ाई मेज़बान का ताल्लुक जो बताया जा रहा है लाहौर से है। गुज़श्ता माह भी 2 फ़ज़ाई मेज़बान कनाडा में लापता हो गए हैं और इस साल बैरून मुल्क स्लिप हो जाने वाले फ़ज़ाई मेज़बानों की तादाद 5 हो गई है। बिल्कुल, हम तो बिलखसूस PIA की बात कर रहे हैं। वैसे इस तरह से कई शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात हैं, जो अफराद हैं जो बाहर जाते हैं किसी न किसी फॉरेन टूर पे, किसी डेलीगेशन के थ्रू, और वहाँ जाकर गायब हो जाते हैं। बहरहाल जी, इस मौजू पे बिलखसूस बात करते हैं। तर्जुमान PIA के अब्दुल्ला खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये कहिएगा कि क्या फ़ज़ाई मेज़बान के लापता होने के हवाले से कैनेडियन हुकाम को आगाह कर दिया गया है, और ये सारा माजरा क्या है इस हवाले से पहले तो बताइए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। हमारी जो एज पर जो रिटन प्रोसीजर उसके तहत तो फौरन से पहले आपको कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को आपको ये बताना पड़ता है किस तरह का कोई वाकया हुआ, और वो इमीडिएटली जब उस क्रू ने फ्लाइट के ऊपर रिपोर्ट नहीं किया तो वो फिर उसका बता दिया गया था।
और जो उनकी लीगल कार्रवाई है वो तो की जा चुकी है। पाकिस्तान में भी उनके ऊपर अब जो तहकीकात हैं और जो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन है वो भी शुरू करवाया जा चुका है। तो कहने का मकसद ये है कि लीगल प्रोसीजर्स तो कंप्लीट कर लिए गए। जहां तक आपने पूछा कि वाकया हुआ क्यों या किस तरह हुआ, अनफॉर्चुनेटली ये हम इस साल के अंदर एक ट्रेंड देख रहे हैं कि जिसके अंदर हमारे क्रू जो कि वहां पे जाते हैं फ्लाइट लेके, वो वहां पे जाके रिपोर्ट नहीं करते, फ्लाइट के लिए गायब हो जाते हैं और मोस्ट प्रॉब्ली वो असाइलम अप्लाई कर लेते हैं और वो उन माशी मसाइल का बेस बनाते हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे दरपेश हैं, माशी सिक्योरिटी मसाइल, बाकी और इस तरह की चीजें जो हमारे समाजी मसाइल हैं उनके ऊपर वो बेस बना के वहाँ पे वो असाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि कनाडा का रूल बहुत ज्यादा लिबरल है। नॉर्मली जो वेस्टर्न मुल्क हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया जो है, वहाँ पे उन लोगों ने क्लियर कट ये बोला होता है कि आप हमारे बॉर्डर के अंदर ना आए। अगर आपने आके असाइलम अप्लाई किया तो उसका एक पूरा प्रोसीजर आप उसके तहत करें। आप वैसे इलीगली आके या इस तरह के काम करके अगर आप असाइलम लेंगे तो कभी भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। कनाडा के अंदर लिबरल जैसा मैंने कहा था वो ज्यादा है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है हर इस बंदे को जो कि उनके पास आए और वो पनाह की दरख्वास्त करे, और उसी रूल का अनफॉर्चुनेटली हम या हमारे जो हमसायों वाले के लोग हैं वो उसका बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये 5वां मेज़बान बताया जा रहा है, फ़ज़ाई मेज़बान जो स्लिप हुआ है, तो जब ऐसा होता है कि अगर जहाज़ का कोई भी अमले का कोई भी शख्स स्लिप हो जाता है तो कार्रवाई क्या की जाती है उसके खिलाफ, और क्या उसको मुल्की तौर पर कोई ऐसा काम किया जाता है जिसमें उसको वापस लाया जा सके? देखिए, पहली कार्रवाई तो ये होती है कि आप इमीडिएटली वहाँ की लोकल इन अथॉरिटीज जो है आप उनको इन्फॉर्म करते हैं और उनके तमाम पर्टिकुलर्स इंक्लूड पासपोर्ट की कॉपी आप उनको प्रोवाइड करते हैं। आप उनको बताते हैं कि ये इस तरीके से हुआ और ये पूरे वाक़े की इसको फर्स्ट रिपोर्ट आप कहते हैं, फर्स्ट रिपोर्ट होती है। पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर ऑब्वियसली एक प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। ये परमानेंट एम्प्लॉय है तो परमानेंट एम्प्लॉय का डिसिप्लिनरी एक्शन का एक पूरा मैकेनिज्म है, एक पूरा तरीकाकार वज़ा है पाकिस्तान के रूल्स के अंदर। तो उस हिसाब से उनके ऊपर एक डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया जाता है और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। अब्दुल्ला खान साहब, ये कहिएगा कि ये ट्रेंड कितना डेंजरस है उन लोगों के लिए जो लीगल तरीके से भी जाना चाहते हैं और फिर बिलखसूस ओवरऑल इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए जो आपका एक इमेज बनता है इंटरनेशनली? देखें, ट्रेंड है तो जरा थोड़ा परेशान कुछ, लेकिन हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि वहाँ पे अभी मैं फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ कि अभी कुछ दिनों कबल मैं भी वहाँ पे गया, तो वहाँ पे जब आप एयरपोर्ट पे अराइव होते हैं तो वो लोग एयरपोर्ट के ऊपर खड़े होते हैं पम्पलेट्स लेके और आपको कह रहे होते हैं कि अगर आपको असाइलम चाहिए तो आप हमारी सर्विसेज हायर करें। वहाँ पे ये ट्रेंड बहुत ज्यादा है, ये इस तरह का नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ इस तरह। इसका मतलब पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है। देखिए, पूरी दुनिया में ना आपको ये देखा होगा कि आप अगर बहुत सारी वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे या बाकी जगहों के ऊपर मिलेंगी जिसके अंदर आपने आना है तो कौन सा रूल आपने इस्तेमाल करना है और कौन से रूल इस्तेमाल करके किस तरीके से आपने असाइलम अप्लाई करना है, वर्क परमिट लेना है, क्या करना है। तो वो जो मैं कह रहा हूँ कि रूल है और हमारी तरह के जो अनफॉर्चुनेटली तरक्की पजीर जो वाले हैं, खासतौर पे आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड उन जगहों के ऊपर मशरिक़ वस्ता की जहाँ पे जंग चल रही, उस चीज का बहाना बना के उसका बेसिस बना के वो असाइलम अप्लाई करते हैं और कैनेडियन गवर्नमेंट। अच्छा अब्दुल्ला, ये जब एयर होस्टेस या स्टीवर्ड की हायरिंग की जाती है तो किन बातों पर मद्देनजर रखा जाता है, किन रूल्स के बारे में उनको बताया जाता है? क्योंकि अब तो ये ट्रेंड जो जैसे बढ़ता जा रहा है, लोग शायद नौकरी इसलिए करते हैं कि हम इसी बहाने जाएंगे और वहां जाकर फिर स्लिप हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि ज्यादातर क्रू जो गायब हुआ है उनकी 20-20 साल से ज्यादा की नौकरियां होगी और ये उनका पहला कनाडा का ट्रिप नहीं है। पीआईए हफ्तावार 5 फ्लाइटें ऑपरेट करता है। हमारा तकरीबन 24 क्रू एक फ्लाइट के ऊपर जाते हैं क्योंकि 16 घंटे की फ्लाइट है, तो एक मेन क्रू होता है और एक बैकअप क्रू होता है। तो अब पॉइंट उसके ऊपर ये है कि जब ये 2 क्रू का सेट या 1.5 क्रू का सेट वहां पे जा रहा होता है तो आप इतने ही जाते हैं और इतने ही वहां से वापस आते हैं। तो ये अगर आप एवरेजेस के अंदर देखेंगे तो ये एवरेज बहुत कम है और ये वो लोग नहीं है जिन्होंने नौकरी शायद इस मकसद की खातिर हासिल की थी। इनमें से बहुत सारे लोगों के बड़े इलस्ट्रियस कैरियर भी थे पीआईए के अंदर, बड़ी इनका इनकी बड़ी अचीवमेंट्स थी, बड़ा इनको एप्रिसिएशन मिली भी थी, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने शायद अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए फैसला किया बगैर इस बात की परवाह किए हुए। अब्दुल्ला भी आपने पूरा तरीकाकार बताया कि जो पीआईए फॉलो करता है जब भी उनका कोई एम्प्लॉय इस तरह से बाहर असाइलम क्लेम कर ले या गायब हो जाए, तो ये बताइएगा कि अब तक कोई ऐसा मुमकिन हो पाया कि किसी एम्प्लॉय को ढूंढकर वापस लाया गया हो? देखें, ये डिपेंड करता है वहाँ की अगेन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से, वहाँ की अदालतों के ऊपर। जब भी आप असाइलम अप्लाई करते हैं तो उसका एक पूरा वहाँ के हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक केस चलता है
और वहाँ पे उनकी रेलिवेंट अथॉरिटीज उसके केस के मेरिट को जज करती है। देखिए वापस वो नहीं करते, लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं है कि वो सबको जो है वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। उसके ऊपर एक पूरा प्रोसीजर है जो कि वो अपने एंड के ऊपर फॉलो करते हैं। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो ये समझते हैं कि नहीं ये इन्होंने किसी चीज का बहाना बना के या मिसलीड करके असाइलम अप्लाई करने की कोशिश की है तो वो डिपोर्ट भी होते हैं। और अगर वो समझते हैं कि नहीं असाइलम जनरल ग्राउंड के ऊपर है तो उनको ग्रांट हो जाती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस सारे मामले पर उन्होंने बताया कि उनका मौक़िफ़ क्या है और PIA का मौक़िफ़। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये जो सिलसिला है ये उसी ब्रेन ड्रेन का ही एक कनेक्टिविटी है कहीं ना कहीं, बिल्कुल, कि जहाँ पर क्योंकि जैसे अब्दुल्ला ने बताया कि 20-20 साल का करियर है इन लोगों का कि जो पहली दफ़ा जिन्होंने फ्लाई नहीं किया है, लेकिन शायद मुल्क के हालात से दिल बर्दाश्त होकर ये फैसला किया गया। बहरहाल जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब बात ये करते हैं कि सर्दी का मौसम आते ही ड्राई फ्रूट्स की मांग में तो इजाफा होता है, लेकिन अब ड्राई फ्रूट जो है वो खरीद से बाहर हो गए। बिल्कुल, मुतवस्सत तबके, गरीब में नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी मुतवस्सत तबके की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। खासी जो हमारी मिडिल क्लास है अब वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते, ड्राई फ्रूट्स इतने महंगे हो गए। रुबीना यूसुफ गई हैं और उन्होंने सर्वे किया, देख लेते हैं। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही खुश्क मेवाजात की दुकानें लगा दी गई हैं, लेकिन गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जो है खुश्क मेवाजात की प्राइसेस में 30% से ज़ायद का इजाफा देखने में आया है। चिलगोज़ा 14,000 रुपये जबकि अखरोट गिरी 3,000 रुपये। इस वक्त मैं लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट अकबरी मंडी और मोची गेट के पास मौजूद हूँ और आवाम से जानते हैं कि खुश्क मेवाजात उनकी पहुँच में हैं या नहीं। साल और इस साल में कितना फ़र्क है प्राइसेस का? काफ़ी सारा फ़र्क है। पिछले साल कीमतें कम थी, इस साल बहुत ज़्यादा है। महंगाई के हिसाब से ज़्यादा है कीमत। ये खरीदने क्या है, रेट इतने ज़्यादा हैं। पहले तो इतने रेट नहीं थे जो अब ये बता रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा रेट है और आम आदमी की अप्रोच में तो नहीं है। 1200 से 1500 रुपये किलो, जबकि ये 500-600 इस रेंज में होता था तो हर बंदा अफोर्ड भी कर लेता था। तो बाकी बादाम और चनगोज़ा ये तो वैसे ही अफोर्डेबल नहीं है। अवाम का कहना है कि खुश्क मेवाजात तो अब सिर्फ देख ही सकते हैं, खरीदना मुमकिन नहीं। तो आइए दुकानदारों से बात करते हैं कि आखिर इसके महंगा होने की वजह क्या है। पहले सस्ता था, इस दफ़ा जो ये रुका हुआ है, इम्पोर्ट रुकी हुई है, उसकी वजह से भी महंगा है। कुछ महंगाई बहुत हो गई है, एक चीज़ डबल रेट पे हो गई है जो ड्राई फ्रूट की है, पहले ये रेट नहीं थे। पीछे से अब एक तो माल नहीं आ रहा है, कस्टम वाले जो है ना माल जो है ना कस्टम क्लियर नहीं कर रहे, इतनी महंगाई होगी। अब तो हम भी सोच रहे हैं कि इसको बदल के ना कुछ और लगा लें यहाँ पे। पिछले साल ये मूंगफली होता था 500 रुपये किलो, अब 1200 रुपये किलो है। चिलगोज़ा जो था पिछले साल हम बेच रहे थे 6,000 5,000, अब 10,000 है, यानी कि हर चीज़ का डबल से भी ज़्यादा रेट है। तो आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं? कुछ कस्टमर बहुत कम आते हैं क्योंकि वो जो है ना महंगा करके ना उनकी गुंजाइश ही नहीं है माल खरीदे वो। पाकिस्तान से सालाना हजारों दर्जनों में ड्राई फ्रूट्स एक्सपोर्ट किया जाता है और इस पर करोड़ों ज़र मुबादला कमाया जाता है। लेकिन अगर हुकूमत स्मगलिंग रोक दे तो न सिर्फ ड्राई फ्रूट्स की पैदावार में इजाफा हो बल्कि हम शहरियों को भी सस्ते दामों दस्तयाब हो सकता है। बहुत मुश्किल हो गया है इस तरह की चीज़ें खाना, ड्राई फ्रूट्स खाना, रोटी खाना मुश्किल हो चुका हुआ है। ड्राई फ्रूट तो बात की बात है, लोग अगर 3 वक्त की रोटी खा लेते हैं तो ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है उन पर, क्योंकि जितनी महंगाई हो चुकी है ड्राई फ्रूट सब लग्जरी हो गई, बिल्कुल लग्जरी हो चुकी हुई है। और जो चिलगोज़ा है वो तो वैसे भी बहुत मैं कम वैसे शहर वालों से ही था। बात कर रहा था जब ये हमारी रिपोर्ट भी चल रही थी। मैंने कहा चिलगोज़े में ऐसा क्या है कि भाई इसकी कीमतें जो है वो नीचे नहीं आती। 14,000 का भी वो बता रही थी हमारी कुलीग रुबीना कि 14,000 रुपए जो है वो पर केजी है चिलगोज़े की जो प्राइस है। हाँ, और जब कोई रखता है तो मेरे ख्याल से ऊपर कैमरा भी लगा के रखता है कि ज्यादा आपने जेब में नहीं डालने आप वहीं पर खा के। अब तो मेरे ख्याल से ये ट्रेंड भी चेंज हो चुका है। पहले जब आप में भी कोई नहीं रखता चिलगोज़ा, पहले जब आप दुकानों पे जाते थे ना ड्राई फ्रूट्स की, ये चेक करते थे। अब तो आप चेक करो, अगला आपको एक
लाठी मारेगा, बिल्कुल नहीं चेक करना, आराम से बैठे। नहीं, चेक करने वाला सीन नहीं है, बस देखें उसके बाद फिर अपनी जेब देखें, उसके बाद जेब देखें, फिर वो कहते चलो जान दे, निकल दे वो चल गोजा नहीं तो लबड़ा। बिल्कुल। तो ये थी ड्राई फ्रूट्स की सूरत हाल इस वक्त जो हमारे मुल्क में। और अब खेल हम की आगे सूरत बढ़ते हाल भी हैं। बात बिल्कुल, खेल की सूरत हाल ये है कि वो भी ड्राई हुई है काफी तो खेल की बात करते हैं तो ये है कि जी पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि पीसीबी में अखाड़ पिछाड़ का एक सिलसिला जारी हुआ वर्ल्ड कप के बाद, और अहम ओहदों पर कुछ तकर्रियाँ और तैनातियाँ की गई हैं। लेकिन अब हुआ ये रिसेंटली कि स्पॉट फिक्सिंग में सजा याफ्ता सलमान बट की बतौर सिलेक्शन कंसल्टेंट जब तकर्री हुई तो फिर उन पर शदीद तनकीद भी हुई, और सोशल मीडिया पर खासे लोगों ने जो है वो इस पर तनकीद की है और बयानबाजी की है। फिर वज़ीर आज़म ने भी सारे मामले का नोटिस लिया, और इसके बाद अब चीफ सिलेक्टर हैं वहाब रियाज, उनकी जानिब से फिर ये एक्शन लिया गया कि सलमान बट को उन्होंने ओहदे से हटाया। वो उनके दोस्त हैं, सलमान बट जो हैं उनके दोस्त हैं, ओहदे से हटा दिया गया है। अब उनकी जगह टेस्ट प्लेयर असद शफीक को सिलेक्ट कर लिया गया है और कंसल्टेंट बनाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही साथ एक तारीखी कामयाबी की बात की जाए तो पाकिस्तानी विमेन टीम जो है वो पहले T20 मैच में न्यूजीलैंड को होम ग्राउंड पर शिकस्त दे चुकी है, तारीख रकम कर चुकी है, बैकफायर कर दी गई है। बैकफायर हुई है सिचुएशन सलमान बट के ऊपर ना, जब वो तैनात हुए तो लोगों ने ट्विटर पर बिलखसूस जो है वो खासा उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। तो इसी पर बात करते हैं, एंकर और स्पोर्ट तज्जियाकार हैं इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद है। इरफान साहब, ये कहिएगा पीसीबी ने सजा याफ्ता सलमान बट को पहले बतौर सिलेक्शन कंसल्टेंट उनकी तकर्री की, फिर जब तनकीद हुई तो उन्हें ओहदे से हटाया, तो क्या सलमान बट की तकर्री कारकर्दगी पर हुई थी या अकरबा परवरी पर? देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो सलमान बट की गेम अवेयरनेस के लिहाज से देखें तो मेरा ख्याल है मैं उनसे काफ़ी दफ़ा मिल भी चुका हूँ, इंटरव्यू भी कर चुका हूँ, उनकी गेम सेंस तो बहुत अच्छी है। जहाँ तक इस तरह की अपॉइंटमेंट की बात है, ये अपॉइंटमेंट शायद होनी नहीं चाहिए थी। अगर देखा जाए तो पीसीबी के ब्लंडर की लिस्ट देखी जाए, जब से ये न्यू मैनेजमेंट हम कहना चाहिए, मैनेजमेंट कमेटी ज़िक्रा अशरफ साहब और उनकी टीम आई है, इन्होंने कई ऐसे डिसीजन किए हैं जो कभी करते हैं कभी चेंज करते हैं। इसी तरह की मिसाल एक थोड़ा सा अगर पीछे देखें तो बाबर आजम की कप्तानी को लेकर भी बड़ा मसला बना। फिर हमने देखा कि उन्होंने स्टेप डाउन किया, फिर उन्होंने कहा टेस्ट की कैप्टनसी ले ले, उन्होंने उससे भी इनकार कर दिया। उसके अलावा फिर कोचिज को कहा गया कि जी आप सिर्फ इधर ही काम करें, पाकिस्तान में जितने फॉरेन कोचिज थे वर्ल्ड कप के बाद, तो कोचिज ने भी समहाउ इनकार कर दिया। तो इनके एक बड़ा लंबी लिस्ट है इनके डिसीजंस की। जहाँ तक कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन कि आपने सलमान बट के साथ क्या किया, सलमान बट की जिस तरह मैंने कहा कि उनकी गेम सेंस बहुत अच्छी है, आप समझते हैं तो आपको किसी डिफरेंट रोल में लेना चाहिए था। इसमें मेरा मानना यह है कि आपको लेजिस्लेशन बड़ी तगड़ी होनी चाहिए। जिस तरह अगर आप किसी भी तरह देखते हो दुनिया में, अगर कोई भी बंदा है उसको सजा होती है, उसके बाद इज एलिजिबल फॉर एवरीथिंग, वो अपनी जिंदगी गुजारता है, या तो आप इतनी स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन करें कि अगर किसी ने गलती की तो उस पर लाइफ टाइम बैन होना चाहिए, वो ना क्रिकेट खेल सकता है, ना कोई पब्लिक कोई किसी ऑफिस होल्ड कर सकता है। एग्जैक्टली ज़हीर, ये खबरें भी आ रही हैं कि सलमान बट ने अपनी सजा काट ली थी, उसके बावजूद उनके साथ ये किया गया, ये फेवरेटिज्म पर हुआ सब कुछ। जैसे मोहम्मद आमिर को मौका दिया गया, सलमान बट को क्यों नहीं दिया गया? देखिए, मैं उसी तरफ शायद बनो बात कर रहा था कि या तो आप लेजिस्लेशन करके क्लियर मैसेज पूरे दुनिया को दें कि अगर किसी ने ऐसा किया तो वो लाइफ टाइम उसके ऊपर बैन है, ना वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकता है, ना वो टीम में आ सकता है, ना वो किसी तरह का कोई भी डेजिग्नेशन के ऊपर अपॉइंट किया जा सकता है। एग्जैक्टली क्लैरिटी नहीं है। एक तो आईसीसी का रूल जो है एज ए प्लेयर अगर आप करते हो तो 5 साल का बैन है, 5 साल के बैन के बाद आप दोबारा आके टीम में आ सकते हो। आमिर को चांस भी दिया गया, सलमान बट ने भी हमने देखा कि डोमेस्टिक खेलते रहे, बट इंटरनेशनल जो फोरम था उस पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इरफान, जब हम इस तरह की डिसीजन मेकिंग देखते हैं तो ये कहिएगा कि डिसीजन मेकर्स पर कितना बड़ा सवाल उठता है कि किस तरह के फैसले हो रहे हैं कि पहले वो पब्लिक पल्स चेक करते हैं, कोई तकर्री करके किस तरह का रिएक्शन आता है, फिर फौरी से डिसीजन वापस ले लिया जाता है। और क्या पब्लिक की मर्जी से अब फैसले किए जाएंगे? ये बिल्कुल ठीक आपने बात कही है कि ये पब्लिक पल्स को चेक करते हैं कि हम करके देखते हैं, देखिए क्या रिस्पॉन्स आता है, और अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कर जाते स्टेप डाउन कर उससे बैकफायर कर जाते हैं। अभी देखा जाए कि जब ये डिसीजन आया, लोगों ने सोशल मीडिया पे और मीडिया पे बहुत बात की, तो पीएम ने इंटरवीन किया, जो पैटर्न चीफ भी है। अब सब जानते हैं कि वो पैटर्न चीफ है पीसीबी के, उन्होंने इंटरवीन करके किया। लेकिन वहाब रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी वेट थी, उन्होंने कहा कि ये मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है, अपॉइंट भी मैंने किया,
और मैं ही उनको रिमूव कर रहा हूँ। ये बात समझ नहीं आई कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट वो कैसे दे सकते हो, और अगर वो खुद कर रहे हैं तो वो क्या जो चेयरमैन मैरिज कमेटी है ज़का अशरफ साहब, उनसे नहीं पूछा? और पीएम इधर कह रहे हैं, तमाम न्यूज़ चैनल पे ट्रिकल चल रहे हैं कि वो उनकी मर्जी के साथ या उनके कहने पे ये इसको हटाया गया। तो ये मेरा ख्याल है कि इस तरह, और इसका सोल्यूशन एक ही है, रिगार्डलेस कि कौन कितना बड़ा प्लेयर है, कितनी अच्छी गेम सेंस है, आपको लॉ डिफाइन करना चाहिए। अगर तो विद इन लॉ अगर काम हो रहा है तो फाइन, तो कुछ भी है। अगर नहीं हो रहा तो फिर आप उस पर लाइफ टाइम बैन करें, आपको पता हो, क्लियर मैसेज हो। अदरवाइज तो फिर ये डिबेट देखिए ना, दो तरह के लोग अभी भी बात कर रहे हैं। चले 80% इरफान, बुनियादी क्या वजह है कि क्यों कोई स्टेबिलिटी हमें क्रिकेट बोर्ड और फिर अपनी क्रिकेट टीम में भी उस तरह से नजर नहीं आती है? वर्ल्ड कप से हम ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं, और उसके बाद फिर जब खत्म हुआ वर्ल्ड कप तो फिर पीसीबी में जो हालिया खाड़ पिछाड़ हुई वो भी आपके सामने है। तो बुनियादी वजह क्या है, क्यों ये हम स्टेबिलिटी नहीं देख सकते? देखिए, हमारे जो कंट्री की टर्बुलेंस होती है ना, वो आपके इदारों में रिफ्लेक्ट करती है। आप कंट्री की सिचुएशन देखें तो आपके सामने है। आप किसी भी इदारे को उठा के देख लें, पीए को देख लेंगे, रेलवे को देख लेंगे, वो तमाम आपकी कंट्री के जितने भी सर्कमस्टांसिस हैं, जो सिनेरियो है, ये टर्बुलेंस है, वो आपके रिफ्लेक्ट कर रही है। इसी तरह क्रिकेट ज्यादा हाईलाइट इसलिए होता है कि आपकी पाकिस्तान की वाइस स्पोर्ट है जो रह गई है। बाकी तो तमाम स्पोर्ट्स अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए obsolete हो चुकी है। हाँ जी। और तमाम जो मैसेज है उनका इंटरेस्ट इसी स्पोर्ट्स के अंदर है। वो अब जब तक आपकी, अब ये देखे ना कि आपका 1 साल 1.25 साल के अंदर 4 चेयरमैन पीसीबी चेंज हो चुके। जब अदारे का आप मजाक बन चुके हैं दुनिया के अंदर कि आपका एक चेयरमैन आता है, वो जाके आईसीसी पे या इंटरनेशनल फोरम पे बात करके आता है, 2-3 मंथ के बाद कहते हैं भाईजान वो जो हम इसने बात की थी वो किधर है, तो एक और बात करने आ जाते। अच्छा, ये जो अखाड़ पछाड़ की गई है, तकर्रुरियां की गई हैं, क्या लगता है इससे कोई बेहतरी आएगी? देखिए, इतनी जल्दी तो शर्मानो हम नहीं कह सकते कि कोई रिजल्ट मिलेगा। ये तो लंबा रन देना पड़ता है कम से कम। मैं हमेशा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ कि कम से कम एक चेयरमैन को 3 साल या इससे ज्यादा का रन देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को आप कैसे देख रहे हैं? नई इंतजामिया है, टीम के चेंजेस आई हैं, तो क्या कुछ चैलेंजिंग होगी सिचुएशन मजीद? देखिए, अभी तो अगेन जिस तरह मैं बात कर रहा था कि ये तो अभी देखना पड़ेगा। अभी ये तो इनको अपना नहीं पता ये भी कितने दिन है। अब अभी कई केसेस इनके कोर्ट में चल रहे हैं। पीएम साहब ने इनको एक्सटेंशन दी है अभी 2-2.5 मंथ की। आप इलेक्शन करवाएं, नया चेयरमैन अपॉइंट करें। अगर इलेक्शन हो गए तो ओबियसली नया चेयरमैन पीसीबी आएगा। इनका भी कोई पता नहीं, जिस तरह की ये ब्लंडर इनसे हो रहे हैं, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, शायद उससे पहले ही किसी ना किसी तरह मुझे तो लगता है कि चेंजिंग शायद हो ना जाए, क्योंकि प्रेशर बिल्ड हो रहा है। जो चीजें ये कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं, कभी बाबर आजम की चैट लीक हो जाती है, कभी वो इंजमामुल हक वाला इंसिडेंट सामने आ जाता है। अभी उनका भी कोई रिपोर्ट आज तक 1 वीक का कहा गया था, आज 1-1.5 मंथ हो गया, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई कि क्या कमेटी ने क्या डिसाइड किया है। फिर अगर इनकी मीडिया टीम से बात करें या इनसे बात करते हैं कि आप हमें बताएं उसका क्या आउटकम आया, वो नहीं बता पाते। ठीक, क्लैरिटी तो डायरेक्ट कहीं भी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एंकर पर्सन और इरफान ज़हीर साहब। खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर फर्क ना पड़े, अखाड़ पछाड़ जो की जा रही है पीसीबी की जानिब से, ये मैटर करता है। तो यहाँ पर हम शामिल करेंगे इसी ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने आना था, मेरी बारी। एक ही बात है, हम दोनों कंडक्ट कर रहे हैं, तो अगर मैं स्टार्ट कर दूंगा इसमें क्या हो जाएगा? नहीं, क्या मतलब, मैंने कहा था कि मैं आऊंगी, आप क्यों आ रहे हैं? लोग वापस आ चुके हैं ब्रेक से, तो अपने नाजरीन को ये बताता चलूं। अक्सर इस तरह के मामला होते रहते हैं, हमें भी गुस्सा आता है। अच्छा, मुझे लगा आप गुस्सा कर रहे हैं। गुस्सा कर रही थी? बिल्कुल भी नहीं। मैं इतना सीरियस होकर क्यों कर रहा हूँ? इस तरह का मामला होता रहता है। आज का हमारा टॉपिक जो है ना, वो इससे मिलता जुलता है कि हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा क्यों करते हैं, हम थोड़ा सा सब्र क्यों नहीं कर लेते। जब हम किसी के साथ काम कर रहे होते हैं, उसकी छोटी सी हरकत हमें बुरी लग जाती है और हम कहते हैं ये इसने क्यों किया, मैंने करना था, इसने मुझे कहा भी था। वो भूल भी तो सकता है, कोई बात नहीं, उसको चांस दें। अजीम, मैं आपको बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमारा पता नहीं, हम लोग तो बहुत बुरे हैं एक्टिंग में, लेकिन इससे पहले हमारे गेस्ट को गुस्सा आ जाए तो बात है कि हम जो गुस्सा है उसके इंसानी सेहत पर क्या असरात हैं, और गुस्सा अगर आपको आ जाए तो क्या करना चाहिए, और वो लोग जो पॉजिटिव जो है माइंडसेट अपनाना चाहते हैं, गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए बात करते हैं जी। हमारे साथ साइकोथेरेपिस्ट इस वक्त हमारे शो में मौजूद हैं, डॉक्टर आमना वजीर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसी हैं आप? डॉक्टर फिर बोल दिया। आदत है हमें।
हम आपको साइकोथेरेपिस्ट साइको कहेंगे, आप गुस्सा करेंगे तो डॉक्टर अच्छा। इससे पहले कि आप कुछ बताएं, मैं अपने देखने वालों को कहना चाहूंगी कि अगर आपके घर में या आप लोगों को इस तरह के कोई भी मसाइल हैं, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ साइकोथेरेपिस्ट मौजूद हैं आमना, वो आपको बताएंगी कि आपने अब क्या करना। तो आमना बताएं, गुस्सा क्यों आता है? तो गुस्सा हमारी एक बहुत गलत फहमी है कि गुस्सा जो है गलत है। तो जिस तरह अभी आपको गुस्सा आया और मैं देख रही थी या मैं ऑब्जर्व कर रही थी, आप हंस पड़ी, तो अंदर आपको गुस्सा चढ़ रहा था, ऊपर से आप हंस पड़ी। तो गुस्सा एक जज्बात है और बुनियादी तौर पे कोई भी जो जज्बात होता है वो गलत नहीं होता। जिस तरह खुशी भी एक जज्बात है, मोहब्बत भी एक जज्बात है, ग्रीफ भी एक, गमी भी एक जज्बात है। तो उसी तरह हमारा जो गुस्सा है वो इशारा कर रहा इमोशन है, वो इमोशन है, उसको हमारे जज्बात हैं, इमोशंस हैं, और हमारा गुस्सा जो है वो इशारा दे रहा होता है जहाँ पे हमारे साथ बदसलूकी हो रही हो। और सोशली एक्सेप्टेड हमें बचपन से और स्पेशली औरतों को बोला गया है कि गुस्सा ना करो। लड़के के लिए गुस्सा जायज है, जाना है तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। ना मुझे तो लग रहा है आजकल ट्रेंड मुख्तलिफ हो गया। आजकल लड़कियों मैं देखता हूँ लड़कियों को गुस्सा ज्यादा आता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल ये आपने इतनी अच्छी बात की है कि लड़कियों को बचपन से सिखाया आम तौर पे मैं बात कर रही हूँ, जनरलाइज स्टेटमेंट है कि बच्चियों को हमेशा सिखाया जाता है कि गुस्सा ना करो, बनिस्बत के जब लड़का गुस्सा करता है, स्पेशली जब 14-15 का हो जाता है या आदमी बन जाता है, तो उसके गुस्से पे तो घर वाले कोई टोकते नहीं है, बिकॉज वो गुस्सा कर सकता है, रो नहीं सकता। लड़की रो सकती है, गुस्सा नहीं कर सकती। तो ये क्या, ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन खुद से की हुई है, ये हमारे माशरे ने की है, और ये हमारे माशरे ने इसलिए की है कि हम अपने जज्बातों को समझ नहीं पाते, और जब हम अपने जज्बात को समझ नहीं पाते तो अंडरस्टैंड हम उनको लेबल कर देते हैं। तो गुस्से को हमने लेबल कर दिया कि बुरा है, लेकिन गुस्सा एक बहुत अहम इमोशन है, क्योंकि अगर हमें गुस्सा नहीं चढ़ेगा, हमें ये नहीं पता चलेगा हमारे साथ कहाँ पे ज्यादती हो गई है, या फिर हम मेंटली तौर पर तैयार हो जाएंगे कि अब हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, इट्स ओके, हमें बर्दाश्त करना है, हम अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे, हम आवाज नहीं उठाएंगे। मैं अब ये शायद व्यूअर्स को गुस्सा चढ़ाऊं कि मैं अगर बोलूंगी कि बर्दाश्त नहीं करना, हमने गुस्से को समझना है कि गुस्सा चढ़ क्यों रहा है। तो किसी का गुस्सा कभी कम नहीं हुआ ये सुन के कि बर्दाश्त करो, सब्र करो, बल्कि जब कोई एटलीस्ट फॉर मी जब कोई बोलता है बर्दाश्त करो और सब्र करो, मेरा तो दिल चाहता है मैं और गुस्सा अगर 5 स्केल पे होता है वो तो 100 पे चला जाता है। मैं कहती हूँ ठीक है, सही, ठीक है, करती हूँ मैं बर्दाश्त। सो इट्स अ वेरी मिसअंडरस्टूड इमोशन। तो मुझे तो गुस्सा हमारा एक बेचारा इमोशन लगता है। लेकिन इससे आपने तो उसको बेचारा बना दिया। लेकिन आमना ऐसे भी होता है कि लोग अक्सर, जैसे अजीम को भी गुस्सा आ रहा है कि मैंने सवाल पूछना था, शायद बानू ने पूछ मैं सवाल सोच रहा हूँ अब क्योंकि मेरे ज़हन में जो सवाल आता है शायद बानू पूछ लेते, फिर मैं अगला सवाल सोचता हूँ। साथ रहने का इतना असर हो गया कि अक्सर ये सवाल पूछता है, मुझे लगता है यार ये तो मैंने पूछना था, ये इसने पूछ लिया, इतना असर हो गया साथ रहने। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, इस चीज को हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि वो बड़ा बेचारा इमोशन है या फिर गुस्सा कुछ ऐसा। बहुत से लोग बेजा गुस्सा करते हैं। सो ये हमें बाज़ाहिर लगता है। सॉरी, हमारे साथ इस वक्त कॉलर मौजूद है मरियम मुल्तान से। मरियम बताइए, किसको गुस्सा आता है? मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और गुस्से की वजह से जो है ना मेरे घर वालों के साथ और स्पेशली मेरे जो बहन भाई हैं उनके साथ मेरी बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। हाथापाई भी करती हैं, बाल बाल खींचती हैं? हाँ बहुत, वो हाँ हाथ मुक्के टांगे सब चल रहा होता है। अच्छा ठीक है मरियम, तो इसका कोई हल बताएं कि जो आदत है इसको हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है जी, हम लोग अभी पूछते हैं आमना से। आमना बताइएगा आदत को कैसे खत्म किया जा सकता है? सो आदत हाथापाई भी कर रही है ना, हाथापाई भी कर रही है। सो ये गुस्सा सीम्स लाइक ए गुस्सा हैज टर्न टू रेज। तो एक गुस्सा होता है और एक रेज होती है, और ये आउट ऑफ अ वॉइड नहीं है, ये एकदम नहीं हुआ होगा। इसके मरियम आपके साथ ये एकदम आपको गुस्सा नहीं चढ़ना शुरू हुआ होगा, या आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा बढ़ के रेज की सूरत में आ जाता है। और रेज हम इस तरह कहते हैं जब हम किसी को नुकसान पहुंचाएं या हाथापाई पे पहुंच जाए तो वो रेज में होता है। तो मैं बिकॉज इतना टाइम नहीं है टू रियली गो इनटू इट, बट आई वुड रियली आस्क यू टू रिफ्लेक्ट के गुस्से के पीछे क्या है। गुस्से के पीछे आपके साथ कौन सी आपकी एक नीड है जो मीट नहीं हो रही। सो गुस्सा, आपने कभी आइसबर्ग देखा है? सो आइसबर्ग की सिर्फ हमें टिप नजर आती है और उसकी गहराई नहीं नजर आती। तो गुस्सा जो है वो हमारे आइसबर्ग की टिप है। ये तो आपने हार्ट शेप बना दी। वैसे मरियम, सॉरी मरियम कह रहा हूँ, आमना ये मरियम हमारी कॉलर थी। अच्छा आमना, अब ये तो एक तो हर बंदा इस चीज को समझ नहीं पाता, जी ज्यादातर अवाम,
क्योंकि उस सिचुएशन में जब आप होते हैं तो तब दिमाग इतना तो काम करता नहीं कि आप बिल्कुल। उसको सोच सकें कि इसके पीछे वजह क्या है। बिल्कुल। नंबर 1 इज दिस कि अगर गुस्सा आ गया अब उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करेंगे तो अपनी जात पे जुल्म होना शुरू हो जाएगा, वो फिर कोई और शक्ल इख्तियार कर जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये कहिएगा कि इसको चैनलाइज किस तरह किया जाए? एब्सोल्युटली, सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो प्रैक्टिकल टिप्स एंड थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दोनों मैं बताती हूँ। तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कि आपको जब गुस्सा आ रहा है तो मैं हदीस ही आपको बता सकती हूँ, जो बिकॉज मैं इंटीग्रेट करती हूँ इस्लाम और थेरेपी को। तो वो यही है कि जब गुस्सा आ रहा है आप खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, या पानी अपने ऊपर डालो। दैट्स वन प्रैक्टिकल। पानी पी लो, पानी डाल लो, वजू कर लो। मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं वजू कर लो। तो ये दैट्स अ प्रैक्टिकल टिप, बट ये बहुत शॉर्ट टर्म है। आपको गुस्सा यकीनन उसी बात पे दोबारा आएगा। जिस तरह हमें भूख लगेगी उस तरह ही हमें गुस्सा आएगा, अगर हम ये नहीं समझेंगे उस गुस्से के नीचे क्या है। तो शॉर्ट टर्म तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं गुस्से को चैनल करने के लिए। जिस तरह आपको पता है मैं साइक्लिस्ट हूँ तो वन गुड वे ऑफ चैनलिंग एंगर इज एक्सरसाइज या मूवमेंट। तो आप उसको चैनल माइंड डाइवर्ट करें, माइंड डाइवर्ट कर लो। बट अगेन आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि ये सारे शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस है। जब तक हम गुस्से की गहराई पे नहीं जाएंगे, उसके नीचे शायद सैडनेस हो, उसके नीचे शायद ग्रीफ हो, उसके नीचे शायद बेबसी हो। लेकिन लोग ये भी तो कहते हैं कि अगर मैं अपना गुस्सा नहीं निकालूंगा या निकालूंगी नहीं तो फिर मुझे डिप्रेशन हो जाएगा, फिर मुझे हमारे साथ समझ नहीं आई। हुमैरा एक कॉलर हैं जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं आप ठीक हैं? जी जी शुक्र अल्लाह का। हुमैरा बताइएगा क्या सवाल है आपका? गुस्सा आता है हुमैरा? भाई मेरा ये सवाल है कि मेरी छोटी चाची हैं, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फिर बहुत ज्यादा गुस्से में आके बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत बोलती हैं वो। तो उनके गुस्से के बारे में मार पिटाई भी करती है हुमैरा? जी बच्चों को फिर गुस्से में आके पिटाई करती हैं वो। आप कोई आपने सवाल पूछना चाहती हूँ हुमैरा से? हुमैरा क्या एज है इनकी? इनकी एज है 30। ओके जी ठीक है हुमैरा, बड़ी यंग चाची। आंसर सुने जरा। सो जब हमें गुस्सा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्योंकि हम की बात कर रहे हैं, तो जब हमें गुस्सा आ रहा होता है तो अगर हम एक कमरे में जहाँ पे बच्चे हैं उस कमरे को आप एग्जिट कर लो। दैट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग, बिकॉज वो गुस्सा कहीं जाने वाला नहीं है। तो अगेन मैं गुस्से को बेचारी की तरह ही देखती हूँ, बिकॉज कोई गुस्सा करना नहीं चाहता और कोई अपनी औलाद को मारना नहीं चाहता। तो हमें ये सोचना चाहिए कि एक इंसान पे कितनी कैफियत और कितना एक बेबसी का आलम है कि उसको ना अपने हाथ, ना अपने पैर, ना अपने जज्बात, किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं है। अपनी औलाद को वो मार रहे हैं। तो बिल्कुल उस सिचुएशन में जब गुस्सा रेज में टर्न हो गया है तो प्रैक्टिकली उस कमरे से वो निकल जाएं। अच्छा आमना, एक तो है हमारा, सॉरी मैं इसको कंप्लीट कर लूं। और जो इर्द गिर्द के, जिस तरह हुमैरा ने कॉल किया, इफ दे सी के बच्चे हैं तो पहले से कम्युनिकेट कर लें कि इस टाइम पे आपको क्या चाहिए। जो अगर वाकई ही फिक्र है इनकी तो उनसे गुस्से से पहले पूछ लें, ताकि वो ईगो को ना हो ना कि ये क्यों मुझे बता रही हैं, ये इसने मेरे बच्चे को क्यों हाथ लगा लिया, ये मुझे क्यों सुना रही हैं या समझा रही हैं। तो उस पर गुस्सा और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए, जब बिल्कुल ठंडा माहौल हो, जब आपस में कोई इस तरह का ईगो का ट्रिगर्ड ना हो, उस वक्त आप पूछे कि हाउ डू यू वांट टू बी सपोर्टेड। मैं उस गुस्से में आपको किस तरह हेल्प कर सकती हूँ, किस तरह फैसिलिटेट कर सकती हूँ। कुछ हस्बैंड बहुत गुस्सा करते हैं अपनी वाइफ पे और आउट ऑफ नोवेयर वो गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पे आ जाता है, रोटी गोल नहीं पकी, नमक ज्यादा हो गया और इस तरह की चीजों पे। मेरे नहीं करते। नहीं, बड़े गौर से देख रहे हैं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नहीं करते। इंटरेस्टिंग सवाल आपका। हाँ, ये मोस्टली हम देखते हैं। एब्सोल्युटली। तो क्या करना चाहिए इसका टर्म पहले इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्यों है। इसका टर्म, हमारे साथ ना लास्ट कॉलर हैं अफजल वजीरिस्तान से। अफजल बताइएगा क्या सवाल है आपका? जी सवाल ये है मैडम कि मुझे गुस्सा बहुत आती है और घर वालों का दिखाई भी करता हूँ सर, और जब किसी के साथ कोई शर्त लगाता हो तो जिद करता हो और जब हार जाता हो तो फिर बहुत गुस्सा आता है मुझे। तो अफजल आपकी क्या एज है? बस ये एज 28 साल है, तकरीबन 28-30 साल में मेरा एज होगा। आपको जवाब अभी देते हैं। I couldn't hear the question. 28 साल इनकी उम्र है अफजल, और वो कह रहे हैं कि मैं कई दफ़ा बहुत जिद्दी हो जाता हूँ और अगर मैंने कोई शर्त लगाई है 2 से और मैं हार जाऊँ तो गुस्सा आता है, घर वालों को गुस्सा करता है, फिर मैं मारपीट भी शुरू कर देता हूँ। तो इधर तो मुझे गुस्से के पीछे जो वो नज़र आ रहा है वो शर्मिंदगी नज़र आ रही है। तो इधर हमने
देखना है कि हमारा रिलेशनशिप शर्म के साथ क्या है। तो अफजल, आप देखें कि आपको बचपन में किसी ने शर्म बहुत ज़्यादा दिलाई दी गई होगी या बहुत ज़्यादा बोला होगा कि इंसल्ट किया होगा। हाँ, सो ये तो इट्स समथिंग फॉर यू टू रिफ्लेक्ट, बिकॉज ये आपका जो गुस्सा अभी एज एन अडल्ट नज़र आ रहा है, इसके नीचे कोई गहराई ज़रूर है। और आप नोटिस करोगे, मैं हमेशा, बिकॉज मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट, तो हमारी फील्ड में हमने गहराई पे जाना लाजमी होता है, बिकॉज हम शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस लेने होते हैं आपने। एब्सोल्युटली, टू बात निकलवानी होती है, इसके पीछे कहानी क्या है। अच्छा, मुझे क्विकली बता दें हस्बैंड वाइफ वाला, क्योंकि हमारे पास थोड़ा ही वक्त है। थोड़ा सा मैं इसको फिनिश कर रही हूँ कि शर्म जो है हमारी सोसाइटी में कूट कूट के हमें दिलाई गई हुई है, और हमें जज्बात के साथ भी शर्म है। तो अगर हमें इस इमोशन को, अगर हम एक चीज पिक करें, इसको थोड़ा सा बेचारा इमोशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमना, आप हमारे साथ मौजूद थी। बड़ा जबरदस्त टॉपिक था, इस पर 1 घंटा बात हो सकती है, लेकिन चूंकि वक्त की किल्लत है तो हमें इस वजह से किसी और दिन भी हम सेशन रखेंगे ताकि इन डिटेल बात हो सके। तो अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो अजीम, अब वक्त हो गया हमारे उस सेगमेंट का जो हमारे दिल के बहुत करीब है और देखने वालों के भी दिल के बहुत करीब है। जी बिल्कुल, मेरी जान है पाकिस्तान, ऐसा है मेरा पाकिस्तान। ऐसा है मेरा पाकिस्तान। और हम रोजाना की बुनियाद पर कोशिशें करते हैं इस सेगमेंट में कोई मुनफरी चीज अपने मुल्क से मुतल्लिक अपने नाजरीन तक पहुंचाई जाए। और आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूजियम की। तो पाकिस्तान में एक ऐसा म्यूजियम है जिसमें बड़े सगीर के अरूज और जवाल की दास्तानें बिखरी पड़ी हैं, जहाँ आप दरियाए सिंध की कदीम तहजीबों, हड़प्पा, वादी सोन, मेहरगढ़ और मोहनजोदाड़ो से दरियाफ्त किए गए शाहकार देख सकते हैं, और जिसकी इमारत अपनी तर्ज ताबीर में अपनी मिसाल आप है। आप पूछें हम किसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल, लाइक किस म्यूजियम की बात कर रहे हैं? किस म्यूजियम की बात? बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। हम बात कर रहे हैं लाहौर में वाक़े तारीखी म्यूजियम की। वाह वाह वाह, और उसकी सैर करवाते हैं। हाँ जी, आइए सैर करते हैं। लाहौर म्यूजियम जनूबी एशिया का अहम तारीखी और सकाफती मरकज है, जिसे 1894 में तामीर किया गया। लाहौर के माल रोड पर वाक़े दुनिया भर में मशहूर ये म्यूजियम मुगलिया तर्ज तामीर का शाहकार नमूना है। यहाँ मुगल और सिख दौर के नवादरात के अलावा बरतानवी दौर की अशिया और फनपारे भी महफूज हैं। लाहौर म्यूजियम में बुधा दौर की यादगारों समेत पुराने जमाने के जेवरात, बर्तन और मलबूसात भी मौजूद हैं, जो अपने अपने अहद के तहजीब और सकाफत की पहचान है। यहाँ 7वीं सदी कबलस मसीह से बड़े सगीर पर हुक्मरानी करने वाले तमाम खानदानों के दौर के सिक्के भी मौजूद हैं। म्यूजियम में पाकिस्तान की सकाफत को महफूज करने के लिए एक गैलरी मौजूद है, जहां मुल्क के हर इलाके के सकाफती रंगों की खूबसूरत झलक नजर आती है। इस म्यूजियम की एक मुनफरिद बात ये भी है कि यहाँ नेपाल, भूटान, बर्मा, तिब्बत, मशरिक़ वस्ता, वस्ती एशिया और अफ्रीका समेत कई ममालिक से लाए गए तोहफे और नवादरात भी रखे गए हैं। लाहौर म्यूजियम में आर्ट, कल्चर, आसार कदीमा और तारीख से मुतालिक नायाब नवादरात दुनिया भर के सयाहों की दिलचस्पी का बाइस हैं।
तो जी लाहौर म्यूज़ियम से मुतल्लिक ये खूबसूरत रिपोर्ट आपने देखी है और इस म्यूज़ियम में गंधारा आर्ट के नायाब तरीन मुजस्समों के अलावा मिनिएचर मुसव्वरी के तारीखी 3000 नमूने और 40,000 से ज़्यादा सोने, चांदी और तांबे के सिक्के मौजूद हैं, जबकि इसकी लाइब्रेरी में 30,000 से ज़ायद कुतब, जराइद, अखबारात और तारीखी दस्तावेज़ात मौजूद हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है ये म्यूज़ियम और क़याम पाकिस्तान के वक्त यहाँ सिर्फ 4 म्यूज़ियम कराची, लाहौर, पेशावर और टेक्सला में थे। अब तकरीबन 57 म्यूज़ियम और 8 गैलरियाँ मौजूद हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कुछ लाहौर म्यूज़ियम से मुतल्लिक। तो ये भी कि अंग्रेज़ शायर और अफसाना निगार, नावल निगार रडियार्ड किपलिंग जो हैं उनके वालिद हैं जॉन लॉकवुड किपलिंग। वो बड़े मद्दाह थे लाहौर म्यूज़ियम के और उनका एक नावल है किम जो लाहौर म्यूज़ियम के गिर्द घूमता है। फिर दुनिया के तकरीबन 202 ममालिक में इस वक्त 55,000 से ज़ायद अजायब घर मौजूद हैं और अजायब घर जो हैं वो किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल है, क्योंकि वहाँ पर आपके माजी का सारा जो विरसा है, जो सकाफत है, वहाँ पर मौजूद। और ऐसा है मेरा पाकिस्तान और मेरी जान है मेरा पाकिस्तान, ये हमने आपके साथ शेयर किया, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान की खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं है। और आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये फरीज़ा हम सर अंजाम देते रहेंगे बखूबी और आने वाली एपिसोड में भी पाकिस्तान के जो दिलचस्प फैक्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो और तब इस तरह तक के मकामात को आपकी सैर करवाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।